हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सब्जेक्ट कोड है BCS 501 का यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक यूनिट 5 ऑफ द सब्जेक्ट DBMS कंप्लीट फिनिश होगा। एंटायर यूनिट इस कंप्लीट वन शॉट के अंदर कवर है। जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में यहाँ पे दिख रहे हैं, कंकरेंसी कंट्रोल से लेकर के केस स्टडी ऑफ ओरेकल तक सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, प्लस PYQs भी जितने पूछे गए हैं सारे इंक्लूड है। ओवरऑल आपका पूरा ये यूनिट तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल पे, प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस करो। यूनिट फर्स्ट हमने डिटेल से कवर किया है इजी लैंग्वेज के अंदर। यूनिट सेकंड भी, यूनिट थर्ड भी विद न्यूमेरिकल, सारे जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है सब कुछ कवर है आपका डिटेल में, ठीक है। तो जाके देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और यूनिट 5 आज के इस लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। और इसी के साथ आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। थोड़ा सा मैं आपको एक प्री रिक्वेस्टिक्स बताता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये आपको यूनिट पढ़ना है, यूनिट 5 कंप्लीट करना है, तो प्री रिक्वेस्टिक्स इसका यही होगा कि आप यूनिट 4 अच्छे से पढ़े हो, ठीक है। ऐसा ना हो यूनिट 4 आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी आपने यूनिट 4 नहीं पढ़ा और यूनिट 5 आप डायरेक्टली जंप की ओर पढ़ रहे हो, तो मे भी आपको कहीं ऐसा हो सकता है कि ना समझ में आए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके रिलेटेड हैं। तो वही है, ट्रांजेक्शन हम यूनिट 4 के अंदर हमने पढ़ लिया था। अब उसी को कंट्रोल करना है। वो जो अभी मैं डिटेल से बताऊंगा, जो कंकरेंसी हो रही थी वो सारे यहाँ पे भी मैं बताऊंगा क्या चीज़ है, डिटेल से समझ में आएगा। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा सारे टॉपिक्स, फिर भी आपको समझ में आएंगे अगर आप पहली बार भी देख रहे हो। बट मैं थोड़ा सा रिक्वायर्ड ये बता दूंगा, आप यूनिट 4 जाके पढ़ लें। अगर आपने पढ़ा नहीं है, अगर आपने कंप्लीट किया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है यूनिट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट कर देना कि हाँ लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF भी मैंने तैयार किया, जिसमें कि 100+ क्वेश्चन वहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूँ। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में एज इट इज़ मिलेगा, ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उसको भी मैं अपलोड करूँगा, आपको कमेंट करना है कि हाँ अपलोड करें या ना करें, ठीक है। तो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका यूनिट 5 का नोट्स। और हाँ, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये जो नोट्स पूरा कंप्लीट जो नोट्स है कहाँ पे मिलेगा, मैं फिर से बता दूं। काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हो, जैसे मैंने चैनल पे भी अपलोड किया था वेबसाइट लॉन्चिंग के बारे में, कि जो भी वेबसाइट हमने बनाया है वहाँ पे सारे नोट्स अपलोड कर दिया हूँ। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप लोग मैसेज करते हो, आपका भी टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करना है, PDF नोट्स पे जाना है और सिंपल यहाँ पे नोट्स ओपन हो जाएगा। आपको DBMS का नोट्स चाहिए, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूनिट 5 आपको मिल जाएगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे है, ठीक है। तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अभी आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। एक सेकेंड। हो गया, ठीक है। तो ये रहा, हमें पढ़ना है, हमें यूनिट जो पढ़नी है वो है आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा, ओके, एक सेकंड थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट है कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, ये रहा आपका सिलेबस। और इस फॉर्मेट में यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहा होगा, क्योंकि टाइम नहीं था हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए। बाकी अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट हुआ है समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रहा यूनिट। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम सबसे पहले हमारा यूनिट का जैसे नाम है कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो उसी को कंट्रोल करने के कुछ टेक्निक है वो हमें पढ़ने हैं। तो कंकरेंसी हमने बहुत डिटेल्स यूनिट 4 के अंदर बताई थी, और इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि उसको आपने देखा हो, नहीं देखा फिर से बताते हैं। तो कंकरेंसी कंट्रोल क्या है पहले, ठीक है। तो जो कंकरेंसी वहाँ पे हो रही थी, देखो यूनिट 4 को मैं फिर से यहाँ पे रिलेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यूनिट 4 के अंदर हो क्या रहा था, हमने ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है, मान के चलते हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, मतलब मोर देन 1 ट्रांजेक्शन है, 2 ट्रांजेक्शन है, T1 एंड T2, दोनों एट द सेम टाइम डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ प्रॉब्लम, लाइक वहाँ पे डर्टी रीड प्रॉब्लम था, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम था, फैंटम प्रॉब्लम था, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स कि वहाँ पे अराइज हो रहे थे उस कंकरेंसी की वजह से। तो उसी को हमने कंकरेंसी प्रॉब्लम बोला था। तो वो कंकरेंसी आपको समझ में आ रहा होगा, एट द सेम टाइम अगर किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो तो वो कंकरेंसी उसे हम बोलते हैं।
ठीक है। अब कंकरेंसी कंट्रोल क्या आ गया यहाँ पे, तो कंकरेंसी कंट्रोल क्या है, यहाँ पे लिखा है कंकरेंसी कंट्रोल इज अ प्रोसेस इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कैन हैपन साइमल्टेनियसली विदाउट कॉजिंग डेटा इनकंसिस्टेंसी और अदर इश्यूज लाइक लॉस्ट अपडेट। ये वही सेम चीज़ है, रिपीट हो गया, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने वही बताया था कि अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है, जैसे एक साथ मतलब एक टाइम पे अगर डेटाबेस को कोई दो ट्रांजेक्शन एक्सेस करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आएगा, जैसे डर्टी रीड प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा था, ठीक है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम पढ़ा था। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे समझना है कंकरेंसी कंट्रोल, यानी उसी जो कंकरेंसी के दौरान जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे थे उसे यहाँ पे हमें कंट्रोल करना है कि वहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, डेटा इनकंसिस्टेंसी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, डेडलॉक की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये सब हमने उसी यूनिट 4 में कवर किया था, आपने देखा होगा, तो समझ में आपको आ रहा होगा। यही है कंकरेंसी कंट्रोल, एक प्रोसेस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि हमारा मल्टीपल ट्रांजेक्शन आराम से क्या हो, एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी ना हो, डेटा इनकंसिस्टेंसी भी ना हो, डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहे, डेडलॉक की भी कंडीशन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यही होता है कि आपने कंकरेंसी को क्या किया, कंट्रोल कर लिया। तो इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम एक एग्जांपल देखो यहाँ पे लिया है, थिंक ऑफ इट इज अ ट्रैफिक मैनेजमेंट एट अ बिजी इंटर। देखो एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, यहाँ पे वही लिखा है, वही से एक्सप्लेन करना है। तो जैसे ये बताओ, जैसे आप कहीं बाइक से जाते हो या कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल करने जाते हो तो वहाँ पे देखते होंगे आप, बड़े बड़े सिटी में क्या होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे सिंपल क्या करता है, आप वहाँ पे जो भी जो भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मतलब वहाँ पे जो बहुत सारे क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन इज लाइक वहाँ पे क्या है, आपका कार है, कार आपका बाइक हो गया, आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप एक ट्रांजेक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, एट द सेम टाइम मल्टीपल लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, उस रोड पे मल्टीपल लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम यही होता है कि उन लोगों को कंट्रोल करना। अगर ट्रैफिक पुलिस मान लेते हैं उस सिटी में ना होता, तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल ना होता मान लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता, प्रॉब्लम कॉज होता, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता, आपस में सब मतलब लड़ भिड़ जाते हैं, अगर हम ऐसे मतलब इजी लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो यही है। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मीन्स ट्रैफिक जो सिग्नल है वही एज अ कंट्रोल काम कर रहा है कि एट द सेम टाइम सभी लोग ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ आपको समझ में आया होगा। तो कंकरेंसी कंट्रोल यही होता है, ठीक है, एग्जाम में आता है, बिल्कुल आप एग्जाम्पल इस टाइप से बता सकते हो, कितना अच्छे से आप सामने वाले को एक्सप्लेन करते हो ये मैटर करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में। तो समझ में आया होगा आपको कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसका क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल क्यों ज़रूरत है। अब इसको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चल गया कि कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे दूर करने के लिए वही लिखा है, डेटा कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। अब यहाँ पे डीबीएमएस के कंटेक्स्ट में देखना है, ठीक है, वो ट्रैफिक सिग्नल वाला नहीं आपको लिखना है। तो डेटा कंसिस्टेंसी यहाँ पे हो गया, और आइसोलेशन ऑल्सो, फेयरनेस, आपका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आइसोलेटेड है, मतलब इंटरफेयर ना कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे जो बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे कि वहाँ पे एक दूसरे के बीच में क्या हो, इंटरफेयर ना होना चाहिए। तो ये कुछ आप रिलेट कर पाओगे, ये सब टू द पॉइंट यहाँ पे लिखा है, साइड से आप पढ़ोगे समझ में आपको आ जाएगा। अब इसे में हम यहाँ पे क्या देख लिया, हमने कंकरेंसी के बारे में समझ लिया, और पहले भी हमने यूनिट 4 में भी देखा था। उसके बाद हमने कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में देख लिया कि जो कंकरेंसी के दौरान जो भी जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज होते हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या है, वो सब हमने समझा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इसी में आता है, कंकरेंसी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया, यहाँ पे लिखा भी है डिस्कस इन यूनिट 4, यानी कि इसमें 4 प्रॉब्लम्स आपके थे, डर्टी रीड प्रॉब्लम था, फैंटम प्रॉब्लम था, लॉस्ट अपडेट था, और एक वहाँ पे आपका अनरिपीटेबल प्रॉब्लम्स था, ठीक है। तो ये 4 आपको लिखने हैं अगर एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट थे, पहले ही बता था, अभी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आपका हो गया कंकरेंसी प्रॉब्लम, ठीक। और अब इसके बाद यहाँ पे हमारे यूनिट का ही जैसे नाम है कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक। हमने तो पहले इस वर्ड को यहाँ पे समझा कि कंकरेंसी कंट्रोल क्या है। अब ये बताओ, यहाँ पे हम ये तो समझ रहे हैं कि एट द सेम टाइम कोई मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कि सेम डेटाबेस को सेम रिसोर्स को यूज़ कर रहा है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, तो यूज़ तो मतलब सेम ही चीज़ कर रहे हैं, रोड के थ्रू ही तो जा रहे हैं। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम तो बोल दे रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कंट्रोल हो रहा होगा, ऐसे वहाँ पे तो एक्चुअली होगा क्या, क्या क्या टेक्निक्स हैं हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या है, तो यहाँ पे वही लिखा है, कंकरेंसी कंट्रोल रेफर्स टू द मेथड्स एंड टेक्निक्स जो यूज होता है मैनेज करने के लिए साइमल्टेनियस जो ऑपरेशन ट्रांजेक्शन डेटाबेस में परफॉर्म हो रहे हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो द गोल इज टू इंश्योर द डेटाबेस रिमेन्स कंसिस्टेंट। और ऐसा करने से क्या हुआ, अब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सिग्नल क्यों बना कि जो है कंसिस्टेंट रहे, ठीक है, लोग अच्छे से जा पाए, कोई कन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो। तो वही
in the context of the database management system also, concurrency control technique is a method and the technique that is used to manage simultaneous operations or transaction in a database. इसका गोल यही है कि डेटाबेस आपका इनकंसिस्टेंट ना हो, कंसिस्टेंट स्टेट में रहे, एक्यूरेट रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे। इवन व्हेन मल्टीपल यूजर उसे यूज़ कर रहे हो सेम टाइम में, ठीक है। तो ये समझ में आपको आया होगा क्या है। सो अब यहीं पे हमें कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स में देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स आर एज फॉलोज। तो बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या है, पहला हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, पहला है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल या टेक्निक्स बोलो, दूसरा टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल टेक्निक्स बोलो, तीसरा वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल टेक्निक्स बोलो। इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तीनों अगर आप ये पढ़ लेते हो और बाकी कुछ भी छोड़ दो, आप इस 3 टॉपिक को अगर पढ़ लेते हो, यूनिट 5 कंप्लीट है। रिपीटेड टाइम यहाँ पे आपका लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक मतलब यही हमें कंप्लीट करना है, बाकी आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स है वो भी देखेंगे। अब इसे डिटेल से लो देखते हैं वन बाय वन क्या है। तो इसमें हमें पहला देखना है लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल। पहला टेक्निक क्या है, देखो जो कंकरेंसी जो भी कंकरेंसी एट द सेम टाइम जो भी डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहा था, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। प्रॉब्लम्स आने के लिए हमने कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में पढ़ा। अब उसी में हमारे बहुत सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास है लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल। तो ये क्या है, देखो लॉग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है लॉग बेस्ड कंकरेंसी लॉग बेस्ड टेक्निक्स। ये जो लॉग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल जो टेक्निक्स है आर अ वे टू मैनेज हाउ मल्टीपल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन एक्सेस द सेम डेटा साइमल्टेनियसली। लॉक्स एक्ट लाइक परमिशन और कीज दैट प्रिवेंट वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद अनदर। बहुत इजी एग्जांपल से बताऊंगा, समझ में आएगा। देखो ये लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है ना, इसको आप रिलेट करिए, आप एटीएम से पैसे निकालते जाते होंगे, ठीक है। एटीएम से आप पैसे निकालने जाते हो, ठीक है। होता क्या है, जनरली मैं बताता हूँ, ठीक है। होता क्या है, आप एटीएम में जब भी एंटर करते हो, अगर आप ऐसे मतलब सिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे वहाँ पे रूल्स को फॉलो किया जाता है। अभी यहाँ विलेज एरिया में बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एक एटीएम में 10 लोग घुस जाते हैं, ठीक है। बट अगर नॉर्मली जनरली आप कॉमन सेंस लगाओ, एटीएम में एट द सेम टाइम फॉर द सिक्योरिटी पर्पस एक भी पर्सन अंदर जा सकता है, वो एग्जीक्यूट कर लेगा अपना ट्रांजैक्शन, उसके बाद आप जाओगे। हम मान लेते हैं एटीएम है, एटीएम के बाहर एक गार्ड है, ठीक है। गार्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी काम यही है यहाँ पे रिलेट करना। गार्ड इज लाइक अ की, ठीक है। की मतलब एक लॉक की तरह काम कर रहा है, जो क्या करता है कि जैसे ही कोई अंदर चला जाता है, एक पर्सन अंदर चला जाता है, तो जो गार्ड होता है ना वो लॉक कर देता है। लॉक मीन्स कि ऐसे समझ लीजिए, जो डोर होता है उसका एटीएम का, उसे बंद कर देता है कि एक पर्सन अंदर जा चुका है, वो रिसोर्स को यूज कर रहा है, आप यूज नहीं कर सकते। वो जब बाहर आता है तो वो जो लॉक होता है वो अनलॉक करता है, ठीक है। अनलॉक करेगा, फिर दोबारा दूसरा, ये एंड सो ऑन ऐसे रिपीट होता रहता है। यहाँ पे कुछ आपने रिलेट किया होगा, यहाँ पे वही लिखा है, लॉक बेस्ड टेक्निक्स आर अ वे टू मैनेज हाउ मल्टीपल ट्रांजेक्शन, कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैसे सेम डेटा को, सेम डेटाबेस सेम एटीएम को यूज कर पा रहे हैं साइमल्टेनियसली। और लॉक्स यहाँ पे यही काम करता है, लेकिन परमिशन गार्ड ही परमिशन देता है अंदर जाने के लिए, और कीज यू बोल सकते हो, दैट प्रिवेंट वन ट्रांजेक्शन फॉर इंटरफेयरिंग विद अदर। वो गार्ड ही डिसाइड कर रहा है दूसरे को रोकने के लिए, नहीं तो अगर वहाँ पे गार्ड यानी अगर लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल वहाँ पे ना हो तो एक साथ ही जैसे होता है, ठीक है। एक साथ ही 10-5 लोग वहाँ पे अंदर चले जाएंगे और इंटरफेयर करेंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा ना, वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपना ट्रांजेक्शन, ना वो कर पाएंगे, ठीक है। बट वहाँ पे इंटरफेयरिंग आ जाएगा। तो ये तो अगेन वही प्रॉब्लम हो गई, कंकरेंसी प्रॉब्लम, वही सेम प्रॉब्लम। तो इसे तो हमें यहाँ पे दूर करना है। इसमें हमारा पहला ही मेथड था क्या, लॉक बेस्ड। इसे बस वही एटीएम वाला कंसेप्ट याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा और इसे यहाँ पे तोड़ते हैं, ठीक है, और इन डेप्थ जाते हैं। लॉक का मतलब क्या होता है पहले, और पहले ही मैंने आपको बता दिया लॉक का मतलब क्या, वही सब लिखना है। सो लॉग इज लाइक अ रिजर्वेशन बोल सकते हो। लॉग इज लाइक अ रिजर्वेशन या और होल्ड ऑन अ पीस ऑफ डेटा in the database. If a transaction locks a data item, no other transactions can modify or access it depending on the type of lock. अब देखो इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंट क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ लॉक भी पढ़ना है। शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक होता है, तो समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पे यही है, जो ये आपका लॉक है, लॉक बेस्ड जो
कनकरेंसी कंट्रोल है। इसमें हम क्या करते हैं कि एट द सेम टाइम पे जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेम डेटाबेस को जो यूज़ कर रहे होते हैं, सेम साइमल्टेनियसली वो यूज़ कर रहे होते हैं सेम डेटा को, तो यहाँ पे लॉग क्या करता है, वो परमिट करता है कि परमिट करता है और वहाँ पे अलाउ करता है कि कोई अनदर पर्सन यानी अनदर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। जैसे वही फिर सेम एग्जांपल है, आप अंदर जा चुके हो तो गार्ड फिर सामने वाले को क्या करेगा, परमिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लॉक इज लाइक यू नो गार्ड, ओके समझ सकते हो। तो यहाँ पे वही है, लॉग यहाँ पे लिखा है लॉक इज लाइक, और ऐसे ही आपको लिखना है अपने इजी वर्ड में, ठीक है। क्रैमिंग करने बैठोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए इतना इजी लैंग्वेज में लिखा हूँ कि चीज़ें समझ में आ जाए तो एग्जाम में खुद से आप राइट कर सकते हो इजी वर्ड में। तो यहाँ पे लिखा है लॉक इज लाइक अ रिजर्वेशन आप बोलते हो जो, या और होल्ड ऑन अ पीस ऑफ डेटा। ये इसका मतलब क्या इस लाइन का, लॉक इज लाइक अ रिजर्वेशन और होल्ड ऑन अ पीस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। तो जब आप एटीएम में अंदर गए तो आपने क्या किया, रिजर्व कर लिया उस पर्टिकुलर क्या करते हैं एटीएम को। जब तक आप उस पर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो रिजर्व ही है, सिंपल से आपने होल्ड कर लिया ऑन अ पीस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। तो यहाँ पे वही है, इफ अ ट्रांजेक्शन लॉक्स अ डेटा आइटम। ट्रांजेक्शन मतलब आपने जो, आप जा रहे हो वहाँ पे रियल लाइफ से इसे समझिए, ठीक है। आप एटीएम को यूज़ कर रहे हो, आपने क्या किया, डेटा आइटम को लॉक कर दिया, यानी कि उसको एटीएम को आपने लॉक कर दिया। लॉक करने का मतलब वहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं वहाँ पे एक गार्ड है, वो क्या होगा, वो आपका लॉक है, आपने उसको बोल दिया कि अभी हम अंदर जा रहे हैं तो कोई आना नहीं चाहिए, ऐसा अपने सपोज करते हैं। तो वो क्या करेगा कि लॉक हो जाएगा। तो फिर नो अदर ट्रांजेक्शन, आगे क्या लिखा है, नो अदर ट्रांजेक्शन मतलब नो अदर पर्सन कैन एंटर इनसाइड दैट एटीएम, या ऐसे बोलो नो अदर ट्रांजेक्शन कैन मॉडिफाई और एक्सेस इट। तो समझ में आई थिंक आपको आया होगा, ठीक है, काफ़ी मतलब डिटेल से बताया। तो लॉक का मतलब आपको समझ में आ रहा है, यू नो। अब इसके हम थोड़ा अब देखते हैं जो हमने बताया यहाँ पे कि क्या यहाँ पे कि कोई अदर ट्रांजेक्शन वहाँ पे मॉडिफाई या एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ लॉक पे, यू नो। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे देखो आप यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा इसे और यहाँ पे समझाते हैं। ये था आपका एटीएम, ठीक है, ये है आपका यहाँ पे एटीएम, ओके। और यहाँ पे आप क्या हो, यहाँ पे आप इसे क्या करते हो, थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका लॉक बोल सकते हो, यहाँ पे यू नो यहाँ पे लॉक है, लॉक का मतलब यहाँ पे गार्ड है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये टाइप्स ऑफ लॉक का मतलब मैं बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे आप जब भी अंदर गए यानी उस रिसोर्स को, इस एटीएम रिसोर्स को आप यूज़ करने जा रहे थे, तो आपने इस लॉक को, इस लॉक पे डिपेंड करता है इसको आपने क्या बोला। मान लो इसने आपने उस गार्ड को यानी लॉक, ऐसा लॉक आपने मतलब लगाया है, ऐसा आपने मतलब उसको बोला है कि कोई पर्सन अगर आना चाहता है तो आ सकता है, बट वो राइट नहीं कर पाएगा। अभी इसको थोड़ा और आगे भी समझेंगे कि राइट रीड क्या बोलो, वो रीड कर सकता है, ठीक है। ये मेरे डेटा को ये बोल रहे हैं कि मेरे डेटा को आके वो रीड कर सकता है, लेकिन इस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाएगा, नहीं राइट नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा इस तरीके से ये जो मतलब ये लॉक है, किस टाइप का लॉक है, किस टाइप का गार्ड है, तो इसी हमें यहाँ पे देखना है कि ये टाइप्स ऑफ लॉक पे डिपेंड कर रहा है कि ठीक है किस तरीके से आपने उसको बोला है कि लोग आ सकते हैं कि एकदम से नहीं आ सकते। तो वही है यहाँ पे टाइप्स ऑफ लॉक। टाइप्स ऑफ लॉक में हमारे पास पहला है शेयर्ड लॉक है, इसे एस लॉक भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास शायद एक्सक्लूसिव लॉक है। तो ये है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, डिटेल से समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारे पास है शेयर्ड लॉक। पहला क्या है, शेयर्ड लॉक। अगेन नाम से ही काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है। शेयर्ड लॉक, ऐसा लॉक जो यू नो कि शेयर कर रहे हो, अभी समझ में आएगा और ज़्यादा। तो शेयर्ड लॉक क्या है, लिखा है अ शेयर्ड लॉक अलाउज रीड ओनली एक्सेस टू द डेटा। जो अभी एग्जांपल ऊपर बताया था कि एक एटीएम है, आपने उस लॉक को, उस गार्ड को बता दिया कि आप उसे अलाउ करना जो रीड खाली करना चाह रहा हो, ठीक है। वो डेटा को आके, आपके डेटा को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा मत बोलना कि पिन को किसी को नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं सपोज करना, ठीक है। वो अंदर आ सकता है, रीड कर सकता है, आपके डेटा को देख सकता है कि हाँ आप क्या कर रहे हो, कितने पैसे निकाल रहे हो, ये सारी चीज़ें। बट ऐसा होता नहीं है जनरली, बट बता रहा हूँ। देख सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन राइट नहीं कर सकता, या आपको हटाकर तुरंत वो अपना पैसा निकालने लगे, मतलब राइट करने, ऐसा नहीं। तो शेयर्ड लॉक का मतलब यही है कि शेयर्ड लॉक ये अलाउ करता है रीड ओनली एक्सेस टू द डेटा। ये हो गया। मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन होल्ड अ शेयर्ड लॉक ऑन द सेम डेटा साइमल्टेनियसली बट नो वन कैन मॉडिफाई इट। बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो हैं यू नो कि सेम डेटा को यूज़ कर सकते हैं, अगर वो शेयर्ड लॉक को यूज़ किए हैं तो उसे कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल वही फिर से लेते हैं। ये था आपका एटीएम, आप एटीएम को यूज़ कर रहे थे, आप एटीएम को क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। एक सेकंड समझते हैं बहुत डिटेल से, ठीक है। तो ये एटीएम को आप यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आपका ये गार्ड था, इस गार्ड को हम नाम दिए हैं, यू नो लॉक बोले हैं,
ठीक है, इसे हम लॉक बोल के चल रहे हैं। तो आप इस एटीएम को आप यूज़ कर रहे हो, आप इस बाहर इस गार्ड को, यानी यहाँ पे जो लॉक अप्लाई की हो वो लॉक अभी लॉक नहीं है, वो आपका शेयर्ड लॉक है, शेयर्ड लॉक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शेयर्ड लॉक आपने लगा दिया है बाहर। ठीक है, बाहर शेयर्ड लॉक लगा दिया और अंदर जाकर आप उसे यूज़ कर रहे हो, एटीएम को, रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो। अब शेयर्ड लॉक का कंसेप्ट यही है कि ये शेयर्ड लॉक, जैसे मान लेते हैं कोई अनदर पर्सन है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, आया उस एटीएम को, वो भी यूज़ करना चाहता है, तो यहाँ आएगा वो। ठीक है, आपने शेयर्ड लॉक लगा रखा है और इसको आपने क्या बोल दिया, शेयर्ड लॉक को बोल दिया है कि ऐसे पर्सन को अलाउ करना, ऐसे ट्रांजेक्शन को अलाउ करना, एक्सेस करने देना, अंदर घुसने देना, जो खाली रीड करना चाहता हो, यानी रीड करना चाहता हो, राइट ना करना चाहता हो। थोड़ा सा कि रिलेट अगर नहीं हो रहा हो तो थोड़ा सा कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा कि सिंपल यहाँ पे यही है कि अगर ये खाली रीड करना चाहता है, मतलब कि अंदर जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये तुरंत मान लो इसको बहुत इमरजेंसी ये यूज़ करना चाहता है, तब इसे अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये अंदर पहले से यूज़ कर रहा है। तो और थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, इसमें वही लिखा है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन होल्ड अ शेयर्ड लॉक ऑन द सेम डेटा, नो वन कैन मॉडिफाई इट, मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, जस्ट रीड कर पाएगा, ये लाइन याद रखना। ठीक, सपोज करिए दो ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 वांट्स टू रीड अ बैंक अकाउंट बैलेंस, अब यहाँ पे वही सेम चीज लिखा है जो मैंने अभी तक इतना मैं आपको बता डाला। ठीक है, वही सेम चीज लिखा है, इसे पढ़ना, रीड करना, समझ में आपको आ जाएगा। अब दूसरा हमारे पास टाइप्स क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक हमारे पास है। दूसरा टाइप्स क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक। अब इसे समझ लेते हैं, शेयर्ड लॉक समझ में आया। दूसरा यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक, इसे एक्स लॉक भी बोलते हैं। एक्सक्लूसिव लॉक ऑल्सो कॉल्ड राइट लॉक, यहाँ पे अब नाम से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि राइट लॉक ऐसा लॉक है, मतलब कि यहाँ पे अलाउ भी किया जाएगा मल्टीपल ट्रांजेक्शन को, सेम डेटा को एक्सेस भी करेंगे और राइट भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिव लॉक, इसे हम राइट लॉक भी कहते हैं, एक्स लॉक भी कहते हैं। अलाउ करता है ट्रांजेक्शन्स को, अलाउ करता है ट्रांजेक्शन्स को टू रीड एंड राइट a specific data item. However, while a data item is locked with an exclusive lock, no other transaction can access it, neither for reading or nor for writing. तो बेसिकली एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, इसे हम राइट लॉक भी बोलते हैं, जो अलाउ करता है ट्रांजेक्शन्स को रीड एंड राइट करने के लिए स्पेसिफिक डेटा आइटम को। हाउएवर व्हिल अ डेटा आइटम इज लॉक्ड, अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा देते हैं तो वहाँ तो देखो शेयर्ड में क्या होता है, वो रीड तो कर पा रहा था, बट यहाँ ना तो रीड ही कर पाएगा ना तो राइट ही कर पाएगा। ये होता है एक्सक्लूसिव लॉक। मींस एक्सक्लूसिव नाम से कुछ नहीं लग रहा है, एक्सक्लूसिव प्रीमियम लॉक, ऐसा लॉक है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, न रीड न राइट, थोड़ा सा रिलेट करना ऐसे। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल वही दिया है। सपोज करो दो ट्रांजेक्शन है, T1 एंड T2 आर एक्सेसिंग अ बैंक अकाउंट बैलेंस 10,000। एक बैंक अकाउंट है, उसमें बैलेंस 10,000 है, दो ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक कैसे है, T1 चाहता है कि T1 अपडेट करना चाहता है अपने बैंक अकाउंट बैलेंस को, यानी उसमें 500 ऐड करना चाहता है। अकाउंट में कितने हैं, अकाउंट में 10,000 है, तो 10,500 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो T1 वांट्स टू अपडेट द बैलेंस, एग्जांपल 500 ऐड करना चाहता है। उसी वक्त क्या होता है कि एट द सेम टाइम T2 चेक करना चाहता है अपने बैलेंस को, T2 अपने बैलेंस को चेक करना चाहता है। तो ये क्या होगा, सेम डेटा आपका है, ठीक है, सेम डेटा आइटम है, एक ही अकाउंट है, उसी अकाउंट पे दो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये है। तो विदाउट एन एक्सक्लूसिव लॉक, अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगा तो होगा क्या, T2 कुड रीड द ओल्ड बैलेंस। जब T2 रीड करेगा, एक सेकंड, देखो यहाँ पे बताते हैं। ये था एटीएम या अकाउंट बैलेंस बोलो, ठीक है। इसमें कितने रुपए हैं, इसमें है 10,000, ठीक है, 10,000 है। अब यहाँ पे T1 क्या किया, T1 इसमें जा रहा है 500 रुपीज़ ऐड करने, यहाँ पे लिखा है ऐड करने यानी अपडेट करने जा रहा है। T2 ट्रांजेक्शन कोई एट द सेम टाइम उसी अकाउंट सेम डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो क्या होगा, T2 जो ट्रांजेक्शन है वो उस बैलेंस को रीड करना चाह रहा है। तो अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगा है तो क्या होगा कि उसे ओल्ड बैलेंस ही दिखेगा। ठीक है, अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा होता तो ये पहले अपडेट हो जाता तो वो चीज हो पाती थी। यहाँ पे वही लिखा है कि T2 कुड रीड द ओल्ड बैलेंस व्हिल T1 इज स्टिल अपडेटिंग इट। और हमने पढ़ा है ट्रांजेक्शन को डन होने में कुछ स्टेप्स होते हैं, फेल भी हो सकता है, अबॉर्ट भी हो सकता है, पार्शली कमिटेड, बहुत सारे स्टेट्स हमने देखे थे। तो ऐसा नहीं है, तो ड्यूरिंग देयर स्टेट्स, उन्हीं स्टेट्स के दौरान उसने क्या किया, रीड कर लिया ओल्ड बैलेंस को। तो ये तो डर्टी रीड प्रॉब्लम हो गई ना, तो वही सेम प्रॉब्लम है, ये तो हैंडल हुआ ही नहीं, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब लेकिन हम एक्सक्लूसिव लॉक को अगर यूज करेंगे, एक्सक्लूसिव लॉक को अगर हम यूज करते हैं, तब इसका सोल्यूशन कैसे होगा,
T1 प्लेस करेगा एक्सक्लूसिव लॉक। T1 जा रहा है अपडेट करने, ठीक है, अकाउंट में 10,500 और ऐड करने जा रहा है, 10,500 रुपीज ऐड करने जा रहा है, मतलब सॉरी उतना अपडेट हो जाएगा करने के बाद। सो T1 एटीएम में चला गया, घुस गया, उसने बाहर एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया ऑन द अकाउंट बैलेंस टू अपडेट इट। जब तक T1 वहां पे अपडेट नहीं कर लेगा तब तक कोई भी अंदर ट्रांजेक्शन उस पर क्या करता है, ना तो रीड ही कर पाएगा ना तो राइट ही कर पाएगा। तो यहाँ पे T2 तो वही करने जा रहा था ना, T2 को क्या करना था, चेक करना था, रीड करना था बैलेंस को, बट उसने लगा दिया क्या, एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया तो अब वो कर नहीं पाएगा। तो T1 जब तक अपडेट कर नहीं देता तब तक कोई अनदर ट्रांजेक्शन वहां पे उसे यूज मतलब कि राइट भी नहीं कर पाएगा या रीड भी नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, एग्जैक्टली उसे जो रियल अपडेटेड जो बैलेंस होगा वो उसको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे वही है कि T2 मस्ट वेट, T2 वेट करेगा, वो सब लिखा है। जब एक बार T1 रिलीज कर देगा लॉक को, T1 अगर लॉक लगाया है तो उसे रिलीज भी करना उसको कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है ऐसा। सो T2 रीड कर, फिर जब T2 रीड करेगा तो उसे ओरिजिनल बैलेंस मिलेगा 10,500, क्योंकि 500 किसने ऐड किया, T1 ने ऐड किया। तो ये है, इससे क्या हुआ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रही, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, जो परेशानियां थी वो दूर हो गई, सिंपल। तो ये एक्सक्लूसिव लॉक आपको समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ लॉक में हमने शेयर लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक देखा, और इसे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, अगर बात करें लॉक कंपैटिबिलिटी करके है तो ये भी देख लीजिए। लॉक कंपैटिबिलिटी मतलब कि यहाँ पे किस टाइप का लॉक है, क्या अलाउ है क्या नहीं। जैसे लॉक टाइप आपका शेयर्ड और एक्सक्लूसिव है। शेयर्ड लॉक अलाउड, यहाँ पे यस, इसमें देखो इसको, इसमें क्या है, इसमें यही एक्सप्लेनेशन यही है कि इफ वन ट्रांजेक्शन हैज अ शेयर्ड लॉक, अगर एक ट्रांजेक्शन के पास अगर शेयर्ड लॉक है तो अदर कैन रीड बट नॉट मॉडिफाई, वही है। अगर एक्सक्लूसिव लॉक है तो कुछ नहीं कर पाएगा रीड राइट। तो ये लॉक कंपैटिबिलिटी है, डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में। तो ये हो गया हमारे पास लॉक कंपैटिबिलिटी। अब आगे देखते हैं, इसी में अभी हमारा लॉक बेस्ड ही चल रहा है, ठीक है, अभी हम सेकंड टेक्निक नहीं पढ़ रहे थे। हमारा पहला पहला क्या था, लॉक बेस्ड टेक्निक था। अब देखो ये कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो आप उसे आप अपने मतलब कॉमन सेंस के अनुसार उसे आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू फेज लॉकिंग टेक्निक्स। काफी टाइम ऐसे कंबाइन करके पूछ लेता है, लॉक बेस्ड भी पूछेगा, उसी में ऐड करके पूछ लेगा कि एक्सप्लेन करिए ऑल्सो टू फेज लॉकिंग टेक्निक्स। तो टू फेज लॉकिंग टेक्निक्स क्या होता है, इसे 2PL भी बोलते हैं, इसे समझ लेते हैं। तो टू फेज लॉकिंग टेक्निक्स एक टेक्निक है जो यूज होता है डेटाबेस में टू इंश्योर ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ कंसिस्टेंट एंड सीरियलाइजेबल मैनर। इट वर्क्स बाय डिवाइडिंग द लॉकिंग प्रोसेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। अब ये जो हम बोल रहे हैं लॉक बेस, जो भी हमने अभी पढ़ा कि लॉक लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इसमें कुछ फेजेस होते हैं। ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ट्रांजेक्शन में कुछ स्टेट होता है। सिमिलरली ये जो लॉकिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, लॉकिंग टेक्निक जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ फेजेस होते हैं। तो 2PL ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2PL टेक्निक्स क्या है, इसमें 2 फेजेस हमारे पास होते हैं। पहला ग्रोइंग फेज होता है, श्रिंकिंग फेज होता है। ये इंश्योर करता है कि नो ट्रांजेक्शन कैन एक्सेस डेटा इन अ वे दैट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स। तो 2 फेज लॉकिंग इज एक टेक्निक है जो यूज होता है डेटाबेस में इंश्योर करने के लिए ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है कंसिस्टेंट एंड सीरियलाइजेबल मैनर में और नॉट। ठीक, 2 फेजेस में है, ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज। इसे देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमें नीड क्यों पड़ी 2PL की, 2PL की हमें यानी 2 फेज जो लॉकिंग सिस्टम है टेक्निक से क्यों यूज पड़ी। विदाउट प्रॉपर लॉकिंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन रनिंग एट द सेम टाइम माइट कॉज इशूज लाइक लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड, इनकंसिस्टेंट डेटा। यहाँ पे वही सब आपको वही पुराना वाला ही लिखना है कि अगर आप लॉकिंग सिस्टम नहीं यूज करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये सब आपको लिखना है। फिर यहाँ पे 2PL इन्हीं प्रॉब्लम्स को क्या करता है, हैंडल करता है, इन्हीं प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, प्रिवेंट करता है इन्हीं प्रॉब्लम्स को। पहला क्या क्या फेजेस, यहाँ पे 2 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं 2 फेज लॉकिंग सिस्टम में। पहला होता है ग्रोइंग फेज, दूसरा होता है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब होता है द ट्रांजेक्शन एक्वायर्स लॉक्स। ट्रांजेक्शन एक्वायर करता है लॉक को, या तो शेयर्ड लॉक होगा या तो एक्सक्लूसिव लॉक होगा, एज नीडेड टू एक्सेस द डेटा, कि किस तरीके से आप डेटा को प्रिवेंट करना चाहते हो, कि किसी को आप अलाउ करोगे कि वो रीड कर ले, किसी को अलाउ करोगे या दोनों ना कर पाए तो एक्सक्लूसिव लॉक लगाओगे। तो उस बेस पे क्या होता है, इस फेज में क्या होता है कि नो लॉक्स कैन बी रिलीज, कोई भी आपका जो लॉक्स है वो रिलीज नहीं हो सकता। दूसरा हमारे पास है श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज मतलब द ट्रांजेक्शन रिलीज करता है लॉक को, द ट्रांजेक्शन रिलीजेस लॉक आफ्टर इट फिनिशेस यूजिंग द डेटा। ड्यूरिंग दिस फेज नो न्यू लॉक्स कैन बी एक्वायर्ड। याद करने वाली बात यह है कि ग्रोइंग फेज में हम एक्वायर करते हैं लॉक्स को, लॉक्स को एक्वायर करते हैं, कोई लॉक्स वहाँ पे रिलीज नहीं हो सकता।
कोई ग्रोइंग फेज के अंदर कोई भी लॉक वहाँ पे रिलीज नहीं हो सकता। श्रिंकिंग फेज में आपके कोई न्यू लॉक वहाँ पे एक्वायर नहीं हो सकता और वहाँ पे जो लॉक्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है कंसीडर टू ट्रांजेक्शन। कंसीडर टू ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 एक्सेस कर रहे हैं सेम बैंक अकाउंट को जिनमें बैलेंस कितना है 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, T1 क्या किया उसमें अभी ऐड नहीं कर रहा है, ये पैसे निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो ट्रांजेक्शन हमारे पास है T1 T2, बैंक अकाउंट सेम है, 10,000 रुपीज़ उसमें है। तो T1 क्या कर रहा है, वॉन्ट्स टू डिडक्ट, विड्रा करना चाहता है 500। अगर इसमें से 500 विड्रा करोगे तो 9,500 बचेगा। ठीक है, 9,500, चलो ठीक है। फिर T2 क्या करना चाहता है, रीड करना चाहता है बैलेंस को। अगर इसमें ये जो हम जो भी पढ़ रहे हैं लॉकिंग सिस्टम या 2PL, टू फेज लॉकिंग सिस्टम, ये नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती, T2 स्टार्ट करेगा डिडक्टिंग, T1 जो है वो स्टार्ट करेगा विड्रा करना 500 बट हैज़ नॉट फिनिश्ड। ये स्टार्ट तो किया बट कमिट नहीं किया, मतलब अभी तक पैसा पूरी तरीके से निकला नहीं है। ठीक है, तो वो सब हमने यूनिट फॉर्म में बताया था। तो ये सिंपल है, 500 ये निकालना चाहता बट हैज़ नॉट फिनिश्ड। ओके, T2 क्या किया, रीड कर लिया बैलेंस को बिफोर T1 कंप्लीट। T1 अभी तक निकाला नहीं था, कुछ स्ट्रेट होती है उसमें, पार्शियली मान लो स्ट्रेट में था, तो T2 ने क्या किया, बैलेंस को रीड कर लिया तुरंत। और उसने क्या रीड किया, 10,000 रुपीज़ उसने रीड किया, क्योंकि अभी तक T1 कंप्लीट हुआ ही नहीं है। मे बी नेटवर्क इशू या कुछ भी हो सकता है, रीड नहीं किया है। और इसे T2 ने क्या रीड किया, ये ओरिजिनल बैलेंस रीड किया, मतलब जो पहले था, जबकि बीच में क्या है, T1 स्टार्ट किया है वो पैसा विड्रा करना। तो क्या हुआ, 9,500 ना हो करके 10,000 T2 को रीड किया, T2 रीड किया, ठीक है, चेक किया बैलेंस को। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई प्रॉब्लम, यही तो है, वो यहाँ पे उसको दिखना चाहिए था 9,500 रुपीज़, बट क्या उसे दिखा, 10,000 दिखा। यहाँ पे यही हो रहा है। अब यहाँ पे 2PL में क्या हो जाएगा, 2PL से क्या हो जाएगा कि T1 अप्लाइज, T1 यहाँ पे जैसे ही वो स्टार्ट करने गया, मतलब जैसे ही वो विड्रा करने गया अकाउंट से पैसे, मतलब निकालने गया, वही ATM वाला एग्जांपल लेना, उसी से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैच करती हैं। तो T1 क्या गया, T1 जैसे ही वहाँ पे अंदर गया, मतलब कि उसमें बैलेंस निकालने गया, विड्रा करने गया, उसने क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया। क्या होता है एक्सक्लूसिव लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक वही होता है कि अब ना तो कोई ट्रांजैक्शन रीड ही कर पाएगा ना तो राइट ही कर पाएगा, बैठे रहो आराम से। ठीक है, जब T1 कंप्लीट हो जाएगा तब आकर के आप रीड करना। और एक्सक्लूसिव लॉक आपने लगा दिया, फिर उसके बाद जैसे T1 कंप्लीट हो गया तो पैसे तो अपडेट हो गए होंगे, 9,500 हो गया होगा 500 विड्रॉ करने के बाद। तो T2 जब आएगा, T2 वेट कर रहा होगा क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है। जब T2 फिर दोबारा जाएगा रीड करने, तो क्या होगा, उसको ओरिजिनल वैल्यू यानी करेक्ट वैल्यू मिलेगी 9,500, यही हमें चाहिए था। सो ये 2PL बोल सकते हो। इसमें कुछ 2PL जैसे कुछ टू फेजिंग लॉकिंग सिस्टम जैसा कुछ नहीं, बस दो फेजेस में आ गए हैं, वही ग्रोइंग श्रिंकिंग, इसी वजह से। बाकी ये है आपका वही लॉकिंग, लॉक बेस्ड टेक्निक ही है कि लॉक लगा रहे हैं, एक्सक्लूसिव या शेयर्ड लॉक। तो ये हमारे पास है। अब इसी में हमारे 2 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्ट्रिक्ट 2PL क्या होते हैं, टू फेज लॉकिंग सिस्टम आपने समझा, टेक्निक समझा, उसी में हमारे पास स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो ये क्या है, देखो एक स्पेशल वर्जन है टू फेज लॉकिंग टेक्निक्स का। स्ट्रिक्ट 2PL मतलब स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग इज अ स्पेशल वर्जन ऑफ टू फेज लॉकिंग where transactions hold all their locks, जहाँ पे transaction hold all their locks both shared and exclusive until they are completely finished, either committed or aborted. Only after the transaction is done it releases all the lock. नहीं समझ में आया, ओके चलिए एग्जाम्पल देखो। इमेजिन करो यू आर डूइंग योर होमवर्क, 100% समझ में आएगा। इमेजिन करो आप होमवर्क कर रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो, जो भी आपको असाइनमेंट कर रहे हो आप वहाँ पे, और आपको एक ज़रूरत है पेन की, यू नीड अ पेन फॉर डूइंग योर होमवर्क। सो ग्रोइंग फेज यहाँ पे क्या होगा, ग्रोइंग फेज यहाँ पे यही होगा कि यू टेक अ पेन एंड लॉक इट, आप उस पेन को लोगे, एक पेन था उस पेन को आपने ले लिया और उसे लॉक कर दिया। लॉक मीन्स नो अदर कैन यू मीन्स कि उसे ले पाएगा ऐसा कुछ। तो श्रिंकिंग फेज यहाँ पे दूसरा है, यू कैन नॉट गिव द पेन टू एनीवन एल्स अंटिल यू आर डन विथ योर होमवर्क, नो रिलीजिंग द पेन अंटिल फिनिश्ड। यहाँ पे वही है, स्ट्रिक्ट है, जब तक मैं अपना काम कर नहीं लूंगा तब तक मैं पेन किसी को देने वाला नहीं हूँ। ये होता है काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकिंग सिस्टम है। लॉक जो किया है अपने पेन को वो काफ़ी मतलब
बहुत स्ट्रिक्ट किया है, कोई उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि स्ट्रिक्ट टू पीएल वही है, यू डोंट गिव अवे द पेन, यानी रिलीज द लॉक। स्ट्रिक्ट टू पीएल में जो लॉक होता है ना, वो नॉर्मली आप उसे रिलीज नहीं करते हो जब तक, जैसे अब देखो और अच्छे से, ये एटीएम था। हाँ, एटीएम का एग्जांपल ही फिर से लेंगे क्योंकि ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हो, ट्रांजेक्शन एटीएम में ही करते हो। तो ये एटीएम आप यूज़ कर रहे थे, ठीक है, एटीएम से आप यूज़ कर रहे थे। आपने क्या किया, हम स्ट्रिक्ट लॉकिंग पढ़ रहे हैं, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग हम पढ़ रहे थे। आप जैसे अंदर गए, आप यहाँ पे बाहर क्या किए, जो गार्ड था जो हम मान के चल रहे हैं, इसको आपने क्या किया, स्ट्रिक्ट, यानी आपने आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने लॉकिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, किसी को भी अंदर आने मत देना, ठीक है, रीड राइट कुछ नहीं, मतलब ये लॉक को रिलीज ही नहीं करेगा। और ये है आपका T1। और यहाँ T2 कोई जा रहा है, अभी जाएगा, ठीक है। तो T1 अंदर एटीएम को यूज़ कर रहा है, रिसोर्स को यूज़ कर रहा है। अब इसने पहले क्या किया, अपना बैलेंस रीड किया, फिर राइट किया, मतलब ये इसको ले चुका है, रिसोर्स को, एटीएम को ले चुका है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ये कर रहा है। और अगर ये स्ट्रिक्ट 2PL यूज़ कर रहा है तो होगा क्या, जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे वही लास्ट लाइन में यही लिखा था कि स्ट्रिक्ट 2PL यू डोंट गिव अवे द पेन। यू डोंट गिव अवे मीन्स कि यू don't give away the pen or release the lock until your work transaction is not been completed। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट का मतलब फॉर द 2 मार्क्स इनफ है, इतना आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये इस तरीके से आपका ये पहला जो लॉक बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स था, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जैसे एक बार मैं आपको सिलेबस को भी व्यू करा दूं, ऐसा ना हो कि आप परेशान हो कि सिलेबस का टॉपिक क्या चल रहा है। अब हमारा टाइम बेस्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, ये रहा, आप कंकरेंसी कंट्रोल हमने देख लिया पहले से, लॉकिंग टेक्निक्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल देखा। अब टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल हमें यहाँ पे देखना है, और इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आप हमें पढ़ने हैं। सो ये रहा आपका टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, ये भी समझ में आएगा। टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, इसमें भी हाँ, पहले तो ऐसे ही अज्यूम किया करो, ठीक है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही स्टडी, मतलब अगर करोगे तो समझ में आएगा आपको चीज़ें। जैसे यहाँ पे लिखा टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल, हाँ कंकरेंसी कंट्रोल तो हमने पढ़ा, उसमें टेक्निक्स कुछ थे बहुत, उसमें हमने ग्राफ मतलब डायग्राम में देखा। अब इसमें टाइम स्टैम्प का तो पहले मतलब आपको पता होना चाहिए कि टाइम स्टैम्प है क्या, उसी पे आधारित तो कुछ टेक्निक्स है। तो चलो पहले टाइम स्टैम्प समझते हैं क्या होता है। टाइम स्टैम्प, ठीक है, और ये आपको पहले से पता है। टाइम स्टैम्प इज अ सिंपली अ यूनिक नंबर। पहले चलो इसको एग्जांपल लेते हैं। देखो टाइम स्टैम्प क्या होता है कि यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, या आप इसे डेट एंड टाइम बोल सकते हो, जो हर एक ट्रांजेक्शन के साथ एसोसिएट होता है। टाइम स्टैम्प आपको बताऊं क्या है, जब आप फोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, तो क्या होता है कि आपको एक यूपीआई रेफरेंस नंबर मिलता है, ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है, उस ट्रांजैक्शन आईडी से वही आपका वो एज अ यूनिक नंबर वो आपके लिए टाइम स्टैम्प की तरह काम करे, वही है आपका टाइम स्टैम्प। जब आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हो, ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाता है या फेल भी हो जाता है, तो उसी यूपीआई रेफरेंस को आप यूज़ करके मतलब चेक कर सकते हो डन हुआ कि नहीं हुआ, क्या दिक्कत है। तो यही है आपका एज अ टाइम लेवल, आप इसे बोल सकते हो, जो हेल्प करता है आपको ट्रैक करने के लिए आपके ट्रांजेक्शन्स को, ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वही होता है टाइम बेस्ड टाइम, वही होता है टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प इज ये सिंपली यूनिक नंबर होता है, और समटाइम्स इसे आप बोल सकते हो डेट एंड टाइम जो बताया, यूपीआई रेफरेंस बोल सकते हो। गिव ईच ट्रांजेक्शन, ये हर एक ट्रांजेक्शन को मिल जाता है। व्हेन इट स्टार्ट, थिंक ऑफ इट टाइम लेबल दैट हैव्स द डेटाबेस ट्रैक द ऑर्डर इन विच द ट्रांजेक्शन हैपन। समझ में आया। वो टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है, यूनिक नंबर सिंपल है, जैसे आप डेट बोलो, टाइम बोलो, डेट टाइम बोले, यूपीआई रेफरेंस नंबर बेस्ट एग्जांपल है टाइम स्टैम्प का। तो जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करोगे, फेल भी हो जाता है, डन होने के बाद टाइम स्टैम्प नहीं बनता, जैसे ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया आपने, ठीक है, तो काफ़ी स्टेट से होकर के ज़्यादा है, तो तुरंत ही टाइम स्टैम्प क्रिएट हो जाता है। टाइम स्टैम्प इज योर यूपीआई रेफरेंस नंबर। उसी यूपीआई रेफरेंस नंबर से क्या होता है, पता चल जाता है कि ट्रांजेक्शन डन हुआ कि नहीं हुआ, रिफंड तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इमेजिन करो, एक एग्जांपल और लेते हैं। इमेजिन करो यू आर इन अ क्यू, आप लाइन में लगे हो, एंड ईच पर्सन गेट इन द क्यू गेट्स अ नंबर व्हेन दे अराइव। 1 सेकंड वेट करना, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, 1 सेकंड थोड़ा सा देखो, हाँ हम कहाँ पे थे, टाइम स्टैम्प पे थे, ठीक है। ओके,
हाँ, तो हम क्या थे समझ रहे थे, टाइम स्टैम्प आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है, ठीक है? यूपीआई रेफरेंस नंबर आप एग्जांपल लेके चलते, तो ये एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे है कि इमेजिन करो आप लाइन में लगे हो, एक सेकंड, इमेजिन करो आप लाइन में लगे हो और ईच पर्सन इन द क्यू गेट्स अ नंबर व्हेन दे अराइव। हम्म द जैसे यहाँ पे क्या है, देखो एग्जांपल और लें, ठीक है? आप जैसे एटीएम को ही आप एटीएम का एग्जांपल लेते हैं फिर से। ये रहा आपका एटीएम, ये रहा आपका एटीएम, और एटीएम में बहुत बड़ी लाइन लगी है, ठीक है? आपकी आपकी बहुत बड़ी लाइन लगी है, ये इस तरीके से। यहाँ पे जितने पर्सन क्यू में लगे हैं इस एटीएम को यूज करने के लिए, हर पर्सन को एक मान लेते हैं नंबर असाइन किया, वो बाहर यहाँ पे कौन हुआ है, एक आपका गार्ड लगा हुआ है जो ये डिसाइड करता है कि ऐसा ना हो कि मारपीट हो जाए एटीएम के बाहर, ठीक है? एक साथ ही सब चले जाए, ऐसा नहीं। तो हर यहाँ पे जो उसी क्यू में जब आप लगोगे तो आपको एक नंबर अलॉट होगा। जैसे ये देख रहा है, मतलब ये जो गार्ड है ये देख रहा है, जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन है, इसे फर्स्ट यहाँ पे नंबर अलॉट हुआ है, सेकंड पर्सन को 2 नंबर अलॉट हुआ है, थर्ड थर्ड। अब कोई अदर पर्सन आता है तो इसके पीछे लगेगा, ऐसा नहीं बीच में घुस जाएगा, तो इसे 4th नंबर अलॉट होगा। तो ये है, चलो इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दिस इज सिमिलर टू हाउ अ टाइम स्टैम्प वर्क, ईच ट्रांजेक्शन गेट्स अ यूनिक नंबर। अब जैसे ये जो पर्सन है ये भी तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन अंदर जाएगा तो करेगा, ये भी तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन अंदर जाएगा तो करेगा, तो ये ट्रांजेक्शन ही है, हर एक ट्रांजेक्शन को एक टाइम स्टैम्प डिसाइड हो गया है, ठीक है? टाइम स्टैम्प डिसाइड हो गया, जिस टाइम स्टैम्प से डिसाइड होगा कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्या है, भी इसको हम देखते हैं। तो ये होता है सिंपल टाइम स्टैम्प, समझ में आया होगा। तो यही है हाउ अ टाइम स्टैम्प वर्क्स, ईच ट्रांजेक्शन गेट्स अ यूनिक नंबर बेस्ड ऑन व्हेन इट स्टार्ट्स द अर्लियर ट्रांजेक्शंस। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करते हैं। दैट अर्लियर ट्रांजेक्शन स्टार्ट द स्मॉलर द टाइम स्टैम्प नंबर। जिनका टाइम स्टैम्प नंबर कम होगा वो, इसका मतलब है अभी जल्दी से, मतलब क्या किए हैं, ट्रांजेक्शन अभी फिलहाल में ही स्टार्ट हुआ है, मतलब बहुत जल्द स्टार्ट हुआ। जिसका टाइम स्टैम्प कम है वो मतलब जल्दी स्टार्ट हुआ है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये है। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, लेट्स से यू हैव 2 पीपल, सपोज करिए यू हैव 2 पीपल ट्रांजेक्शंस इन अ क्यू, मतलब आपके पास 2 लोग हैं, मतलब 2 ट्रांजेक्शन आपके पास है जो क्यू में लगा हुआ है, ठीक है? वही एग्जांपल एटीएम वाला कि 2 वहाँ पे पर्सन लगे हुए हैं, उनको यूज करना है। तो ट्रांजेक्शन टी वन क्या होगा, स्टार्ट हुआ वो 10 बजे, ट्रांजेक्शन टी1 स्टार्ट हुआ 10 बजे, और इसे एक यूनिक नंबर मिलेगा। इसे देखो, ट्रांजेक्शन हमने पहले पढ़ लिया, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है तो एक यूनिक नंबर अलॉट होता है, यूनिक नंबर अलॉट होने के बाद आप क्यू में लगोगे तो आपको एक नंबर दिया जाएगा कि इस नंबर के बाद आपके यहाँ पे नंबर आने वाला है। तो ट्रांजेक्शन जब भी स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि यूनिक नंबर आपका जनरेट हो जाता है। यूनिक नंबर जनरेट होने मतलब टाइम स्टैम्प क्रिएट हो जाता है, वो डेट एंड टाइम, यूपीआई रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है। तो ये है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये आपके 10 बजे, ये कोई टी1 ट्रांजेक्शन है, स्टार्ट हुआ, और इसे यूनिक नंबर हम टाइम स्टैम्प बोल सकते हैं, इसे हम टाइम स्टैम्प बोल सकते हैं। इसे टाइम स्टैम्प 10 दिया गया। अब ये 10 ऐसा मत सोचना यहाँ 10 है तो यहाँ 10 कर दिया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे कोई भी इसको मतलब ऐसा टाइम स्टैम्प, ऐसा यूनिक नंबर होना चाहिए, दे दिया 10 टाइम स्टैम्प, ठीक। और ट्रांजेक्शन टी2 फिर स्टार्ट हुआ 10:05 पे, और इसे टाइम स्टैम्प दिया गया 20। तो बिकॉज इट स्टार्टेड आफ्टर टी1, इसे 20 क्यों दिया गया, क्योंकि ये टी1 के बाद स्टार्ट हुआ है, टी1 पहले स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, अर्लियर द ट्रांजेक्शन स्टार्ट द स्मॉलर द टाइम स्टैम्प नंबर। जो अर्लियर स्टार्ट हुआ है, जो पहले स्टार्ट हुआ है, उसको आप टाइम स्टैम्प, उसका टाइम स्टैम्प नंबर जो होता है वो कम होता है, तो इसका कम है, पहले स्टार्ट हुआ है ना ये, तो ये लिखा हुआ है। सो टी1 टाइम स्टैम्प इज स्मॉलर बिकॉज इट स्टार्टेड अर्लियर, वही लिखा है यहाँ पे। This help us to know that T1 should finish before T2, just like in a queue where the first person T1 goes first। ये FIFO का काम हो रहा है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट्स आपने पढ़ा होगा, क्यों यही कंसेप्ट फॉलो होगा, जो फर्स्ट पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ बस टाइम स्टैम्प का मतलब समझ में आ रहा होगा कि टाइम स्टैम्प जिसका कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, टाइम स्टैम्प जिसका नंबर कम होगा और कम उसका होगा जो पहले अर्लियर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो यही है T1 टाइम स्टैम्प, क्योंकि स्मॉलर है, क्योंकि ये पहले आपका स्टार्ट हुआ, तो ये सिंपल चीज है। तो अदर जो ट्रांजेक्शन है वो आपके क्यू में लगे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, ठीक है? आप जैसे एटीएम में लाइन लगा के खड़े हो, आपका नंबर मान लेते हैं 10% के बाद है, तो आप 10% के बाद ही जाओगे, ठीक है? तो ये है, आप वेट करोगे तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होगा। कुल मिला के हमें जो एट द सेम टाइम जो यूज करना तो चाहते हैं, बट अगर करेंगे तो प्रॉब्लम अराइज होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसी को दूर करने के लिए सारे टेक्निक्स जो मेथड्स हैं हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो यही था। अब हमें क्यों ज़रूरत है ये जो हम टाइम स्टैम्प
why do we use timestamps in a database? In a database, multiple transactions such as reading or writing data can happen at the same time. This can create problems, और इससे problems आ सकती है. जैसे one transaction reads data that another transaction is still changing, ये वाली प्रॉब्लम आएगी. पहले बताया. ट्रांजेक्शन अपडेट कर रहे हैं डेटा को, अनदर ट्रांजेक्शन स्टिल वर्किंग कॉल्ड लॉस अपडेट, ये भी देखा था. तो मतलब ये सारे कुल मिला के हम बोल रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये सब टाइम स्टैम्प लॉग टेक्निक्स यूज ना करें, तब प्रॉब्लम आएगी. जैसे प्रॉब्लम कैसे आएगी? फिर से वही, एटीएम के आगे बहुत सारी लाइन लगी है, सबको अलॉट नंबर अलॉट नहीं हुआ है, मतलब लाइन में लोग नहीं लगे हैं, गार्ड वहाँ पे नहीं है जो सबको नंबर दे रहा है, तो एक साथ ही सब घुसेंगे वहाँ पे. ठीक है, तो होगा क्या, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम टेक्निकल देखोगे तो ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे आ जाएगी. तो ये सिंपल चीज़ है. टाइम स्टैम्प हमें हेल्प कर रहा है इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि करेक्ट ऑर्डर बेस्ड आपका यहाँ पे होना चाहिए. हर एक ट्रांजेक्शन का ऑर्डर बेस्ड ट्रांजेक्शन होना चाहिए. पहले T1 देन T2 देन T3 सो ऑन. ये है. अब यहाँ पे एक्चुअल में समझते हैं, ये तो हमने अभी जो इतना कहानी बताया ना, ये टाइम स्टैम्प को लेकर के बताया कि एक्चुअल टाइम स्टैम्प है क्या. ठीक है, अब टाइम स्टैम्प आपको समझ में आ गया होगा. अब टाइम स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक जो है काम कैसे करता है, ये अभी ये समझते हैं. हाउ टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल वर्क, ये काम कैसे करता है. सो लेट्स सी हाउ द टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल या टेक्निक्स ये काम कैसे करता है. तो इसमें पहले क्या होता है, कोई भी, अब ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है एग्जाम में, आपको एग्जांपल लेना है. ईच ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिक उसको टाइम स्टैम्प मिलेगा, लाइक T1 गेट्स 10 एंड T2 गेट्स 20. द डेटाबेस फॉलो करता है सेट ऑफ रूल्स टू मेक श्योर, ये दो रूल्स इसमें फॉलो होते हैं. टाइम स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल में दो रूल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं. ओल्डर ट्रांजेक्शन दोज विथ स्मॉलर टाइम, जिसका टाइम स्टैम्प कम होगा, यानी यहाँ पे तो देखो तो T1 का टाइम स्टैम्प कम है, तो T1 यानी ओल्डर ट्रांजेक्शन, दोज विथ स्मॉलर टाइम स्टैम्प आर गिवन प्रियोरिटी ओवर न्यूअर ट्रांजेक्शन. तो जिसका टाइम स्टैम्प कम होगा उसे हम क्या करेंगे, प्रियोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा, न्यूअर ट्रांजेक्शन उसे बोला जाएगा. दिस प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रांजेक्शन एंड डर्टी रीड, ये सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ये दूर करता है. समझ में आया होगा. तो इस तरीके से ये काम करता है. की रूल्स की मैं बात करूँ, इसमें क्या क्या की रूल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड कंट्रोल के अंदर. तो यहाँ पे पहला है, दो मेन रूल्स यहाँ पे हैं जो यूज हो रहे हैं. व्हेन ट्रांजेक्शन ट्राई टू रीड और राइट डेटा, पहला रीड रूल है, दूसरा राइट रूल है. पहला रीड रूल क्या कहता है, अ ट्रांजेक्शन कैन रीड अ डेटा आइटम ओनली इफ नो लेटर ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी रिटन टू इट. मतलब ये कह रहा है कि ट्रांजेक्शन जो है वो रीड कर सकते हैं डेटा आइटम को यदि इफ नो लेटर ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी रिटन टू इट, उस पर कोई अनदर ट्रांजेक्शन उस पर राइट ना कर रहा हो, तभी वो रीड कर सकता है. मतलब जैसे 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 यहाँ पे एक आपका क्या है, ये आपका मान लेते हैं नोटिस है. ठीक है, एक पेज है, यहाँ पे एक पर्सन है, एक सेकंड, यहाँ पे एक पर्सन है, एक फ्रेंड है आपका. ये फ्रेंड इस पेज पे कुछ लिख रहा है और यहाँ पे आप कुछ रीड कर रहे हो, तो यहाँ पे रीड रूल क्या है देखो. तो ये कुछ अभी इस पे राइट, ये जो पर्सन है ये आपका इस पे कुछ राइट कर रहा है, राइट अभी भी कर रहा है, और यहाँ पे आप रीड कर रहे हो. तो क्या होगा कि ऐसा, जैसे मान लेते हैं कि ये राइट कर रहा है और यहाँ पे आप रीड कर रहे हो, ये यहाँ पे कुछ मान लेते हैं 2-3 लाइन यहाँ पे इसने लिखा, आपने इसे क्या किया, रीड कर लिया. अब फिर से बाद में इसने इस लाइन को चेंज कर दिया, फिर से कुछ ऐड कर दिया, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स अराइज हो गए. तो यहाँ पे वही लिखा है कि कैन रीड अ डेटा आइटम, ये डेटा आइटम को तभी रीड करेगा जब कोई लेटर ट्रांजेक्शन ऑलरेडी उस पर कुछ राइट कर लिया हो. ये जो आपका फ्रेंड था जो राइट कर रहा था, वो पूरा पहले राइट कर ले, फिर आप पढ़ लो अच्छे से. तो इस तरीके से ये रीड रूल हो गया. इफ अ लेटर ट्रांजेक्शन हैज रिटन टू द डेटाबेस विल अबॉर्ट द ट्रांजेक्शन रिटन टू रीड इट, ट्राइंग टू रीड इट. तो ये हो गया. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जैसे T1 राइट्स टू अ बैंक अकाउंट एट 10 AM पे, टाइम स्टैम्प इसे 10 दिया गया. वही सेम एग्जांपल है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प 20 दिया गया. अब क्या होगा, ये राइट करना चाहते हैं बैंक अकाउंट में, ये रीड करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, सेम बैंक अकाउंट. तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस यहाँ पे T2 ट्राइज टू रीड आफ्टर T1. अच्छा, यहाँ पे पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या है. T1 राइट कर दिया, पहले देखो समझो क्या हो रहा है. यहाँ पे वही सेम चीज़ है, पहले वो राइट कर ले, फिर उसके बाद में पढ़ूँ, जिससे फिर कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर बीच में प्रॉब्लम हो. तो T1 क्या किया, पहले अपने बैंक अकाउंट में कुछ भी बैलेंस वहाँ पे उसने राइट कर लिया, अपडेट कर दिया. फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन T2 क्या किया, उस बैलेंस को फिर जाके रीड कर लिया. कुछ प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. तो ये होता है रीड रूल.
सिंस T2 इज ट्राइंग, क्योंकि T2 ट्राई कर रहा है रीड करने के लिए, आफ्टर T1 टू रोट इट, मतलब आफ्टर T1 रोट टू इट, मतलब T1 रोट कर चुका है तब वो रीड कर रहा है, दैट इज पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो T2 रीड आपका यहाँ पे अलाउ होगा, T2 रीड आपका अलाउ होगा। ये है। तो अब ये कब अलाउ नहीं होगा, मान लेते हैं जैसे आपका T1 पहले रीड कर रहा है, T2 फिर राइट कर रहा है, तो T1 का रीड अलाउ नहीं होगा ऐसे। अब दूसरा हमारे पास है राइट रूल, दूसरा है राइट रूल, अ ट्रांजेक्शन कैन राइट टू अ डेटा आइटम ओनली इफ नो लेटर ट्रांजेक्शन हैज रीड और रिटन टू इट। अच्छा, तो राइट रूल यही है, जैसे यहाँ पे जो आपका फ्रेंड था, ये आपका जो पेज था, ये जो आपका फ्रेंड है, ये जो इस पे राइट कर रहा था, तो इसके लिए भी ये रीड रूल तो आपके लिए यहाँ पे था कि आप तभी रीड करना जब आपका फ्रेंड वहाँ पे राइट कर ले, ये आपके लिए रीड रूल था, हमने इसे देख लिया। अब इनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे राइट रूल होगा कि ये तभी इस पे राइट कर सकते हैं जब कोई अनदर पर्सन रीड ना कर रहा हो। अब ऐसा ना हो आप इसमें रीड कर रहे हो उसी वक्त ये राइट करने लग जाए, या कोई भी दूसरा पर्सन राइट कर रहा है तो यहाँ पे आप राइट करने लग जाओ, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज होगा। राइट रूल यही है कि आपका जो फ्रेंड है ये तभी कर सकता है जब कोई रीड या राइट ना कर रहा हो। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये ट्रांजेक्शन कैन राइट टू अ डेटा आइटम ओनली इफ नो लेटर ट्रांजेक्शन और अदर ट्रांजेक्शन हैज रीड और राइट इनटू इट। ये जो टॉपिक है ना, आपने अगर पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक रीडर राइटर प्रॉब्लम था, वही सेम प्रॉब्लम आपका यहाँ पे है, तो वही सेम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी वो अलग सा टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है इफ अ लेटर ट्रांजेक्शन, ये सब रीड करना वही सेम चीज है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे T1 wants to write to a बैंक अकाउंट, T1 याद रखना, T1 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है बैंक अकाउंट में, T2 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है बैंक अकाउंट में इतने मतलब टाइम स्टैम्प पे। T2 हैड रीड और रिटर्न, मतलब दोनों करना चाह रहा है, आफ्टर T1 डिड देन T1 वुड बी अबॉर्टेड बिकॉज T1 इज ओल्डर। तो ये सिंपल यहाँ पे है कि किस तरीके से राइट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर इसका हम एज अ समरी अगर देखें कि ये एक्चुअल में है क्या टाइम स्टैम्प बेस्ड कंट्रोल, तो क्या है, ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को इसमें क्या होता है कि टाइम स्टैम्प अलॉट होता है। टाइम स्टैम्प के बारे में आपको एक्सप्लेन करना एग्जाम में अगर आता है। फिर उसके बाद डेटाबेस मेक श्योर द ट्रांजेक्शन अलाउ द करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर बेस्ड यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑर्डर बेस्ड कैसे हो रहा है, टाइम स्टैम्प के बेस पे, जिसका टाइम स्टैम्प कम है वो न्यूअर ट्रांजेक्शन है, दे शुड एग्जीक्यूट फर्स्ट। ओके, तो ये है कंपेयरिंग, टाइम स्टैम्प को कंपेयर किया जा रहा है। इफ वन ट्रांजेक्शन ट्राइज टू इंटरफेयर विद अनदर इन अ वे दैट कुड कॉज प्रॉब्लम, इट इज अबॉर्टेड, ये अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। अगर ये एग्जाम में आता है टाइम स्टैम्प लिखने के लिए, तो इसमें ये सारा इतना सारा कंटेंट आपको लिखना है, टाइम स्टैम्प के बारे में बताना है, जो जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट एग्जैक्ट आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये टाइम स्टैम्प जो बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल था, और इस तरीके से सबको अगर एक टाइम स्टैम्प अलॉट हो जाता है तो कंकरेंसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका टाइम स्टैम्प बेस्ड कंट्रोल टेक्निक्स। अब इसी में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब इसी में हमारे पास जैसे वहाँ पे हमने लॉकिंग पढ़ा ना, हमने लॉक बेस्ड टेक्निक हमने पढ़ा, तो उसी में हमारे पास 2PL आ गया था, स्ट्रिक्ट 2PL आ गया था, 2PL आ गया था, यानी कि 2 फेज लॉगिंग सिस्टम आ गया था। इसमें भी 2 फेज कमिट हमारे पास एक आता है टॉपिक, ये हमारा किसके अंदर है, ये हमारा टाइम बेस्ड क्या था, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर है। 2 फेज कमिट, 2PC, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है ऑल्सो। सो 2 फेज कमिट, 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल एक मेथड है जो यूज होता है डेटाबेस में या और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में यूज होता है। मेक श्योर द ट्रांजेक्शन इज आइदर फुली कमिटेड अक्रॉस ऑल द सिस्टम या फुली अबॉर्ट हो गया इन अ वे दैट द गारंटीज कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल मेथड है जो यूज होता है डेटाबेस में मेक श्योर करने के लिए कि जो ट्रांजेक्शन है वो फुली कमिटेड है या नहीं। 2 फेज कमिट, एक मतलब पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से कमिट है या नहीं, या फुली अबॉर्टेड है, पार्शियली और नहीं होना चाहिए। मतलब 2 फेज कमिट का मतलब है कि फुली कमिटेड, पूरी तरीके से वो कोई भी ट्रांजेक्शन कमिट हो जाए, या तो पूरी तरीके से अबॉर्ट ही हो जाए, कैंसिल ही हो जाए, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब आपके डेटाबेस की लॉस नहीं होना चाहिए। सो इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द ट्रांजेक्शन माइट स्पैन अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम और डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल अ बैंक में है मल्टीपल ब्रांचेस दैट हैंडल अकाउंट्स एंड अ ट्रांजेक्शन लाइक ट्रांसफरिंग मनी। यहाँ पे देखो तो इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब बैंक में है मल्टीपल ब्रांचेस, बैंक के पास मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, आपको भी पता है।
दैट हैंडल अकाउंट, जो हैंडल अकाउंट को हैंडल करते हैं, और एक ट्रांजेक्शन लाइक ट्रांसफरिंग मनी इन्वॉल्व्स मल्टीपल सिस्टम, और जो पैसे को मान लो ट्रांसफर करना है तो मल्टीपल सिस्टम पे मान लेते हैं इन्वॉल्व हो रहा है, अकर हो रहा है। एग्जांपल, अगर वन सिस्टम डिडक्ट कर रहा है मनी को फ्रॉम वन अकाउंट एंड अनदर सिस्टम ऐड कर रहा है मनी टू अनदर अकाउंट, तो यहाँ पे यही होता है कि टू फेज आपका यहाँ पे कमिट प्रोटोकॉल आपका यूज होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबरेट करता, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आगे भी समझ में आएगा। सो द टू फेज कमिट प्रोटोकॉल हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए दैट आइदर ऑल सिस्टम सक्सेसफुली कमिट करें, यानी फुली कमिटेड हो जाए, द ट्रांजेक्शन इज डन एंड ऑल सिस्टम हैव एग्रीड, या ऑल सिस्टम अबॉर्ट कर दिया ट्रांजेक्शन को, इफ समथिंग गोज रॉन्ग दैट इज द ट्रांजेक्शन इज कैंसिल्ड और नो डाटा इज चेंज, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे हमेशा। सो ये है हाउ डज द टू फेज कमिट प्रोटोकॉल वर्क, कि कैसे ही आपका जो टू फेज कमिट प्रोटोकॉल है ये काम कैसे करता है। काम कैसे करता है, इसमें दो फेज होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना टू फेज, तो दो फेज यहाँ पे हो रहे हैं। तो दो फेज इसमें क्या क्या है, पहला प्रिपेयर फेज होता है, यानी इसे वोटिंग फेज भी बोलते हैं। प्रिपेयर फेज में क्या होता है, प्रिपेयर फेज में इसमें होता है कोऑर्डिनेटर मतलब कुछ नहीं, द सिस्टम दैट मैनेज द ट्रांजेक्शन, वो सिस्टम जहां पर ट्रांजेक्शन मैनेज हो रहा है। द कोऑर्डिनेटर दैट मैनेज द ट्रांजेक्शन सेंड्स अ प्रिपेयर रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, प्रिपेयर रिक्वेस्ट सेंड करता है टू द ऑल पार्टिसिपेंट सिस्टम विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, जो उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। तो each participant system replies with either yes or no, meaning it is ready to commit the transactions or meaning it cannot commit possibly due to some error। ये आपको कुछ रिलेट हो रहा होगा बैंक अकाउंट से, ठीक है। आप जैसे कभी बैंक में जाते हो, ये तो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कि अगर आप गए हो, अगर समझे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो जैसे कि बैंक में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम मैनेजर के पास जानते हैं बैंक में, वहाँ पे मान लेते हैं हम अपना लोन मान लेते हैं हम पास करा रहे हैं, ठीक है, बैंक से। तो वहाँ पे मान लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट हमने जमा किया, तो वहाँ से मतलब ऐसा होता है जनरली कि एक सिस्टम से कुछ कमांड वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो पूरे एंटायर मतलब सिस्टम पे होता है, तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं। ऐसा अगर लोन प्रोसेस में अगर जहाँ तक हमें पता है, तो अगर बात करें तो एक सिस्टम पे वो कुछ करते हैं, फिर दूसरे सिस्टम पे जा करके यस नो कुछ कुछ करते होंगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो वहाँ पे वही होता है टू फेज कमिट, एक फेज कमिट कर दिया, दूसरा सिस्टम भी हमारा कमिट होना चाहिए, फुल्ली कमिटेड होना चाहिए। अगर एक सिस्टम यस कर रहा है, दूसरा सिस्टम नो कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल है, तो समझ में आया होगा कुछ। तो यही है सिंपल टू फेज कमिट का मतलब। अब यहाँ पे वही है, इसे हम प्रिपेयर फेज बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेटर यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा फेज में क्या होता है, कमिट और अबॉर्ट फेज। दूसरा है हमारे पास कमिट और अबॉर्ट फेज। इफ ऑल पार्टिसिपेंट सिस्टम रिप्लाई विद एस देन द कोऑर्डिनेटर सेंड करता है कमिट रिक्वेस्ट। अब दोनों सिस्टम से हमें क्या गया, रिस्पॉन्स मिल गया जो कि यस है, यानी कोई एरर नहीं है, तो कमिट कर दिया जाएगा मैसेज ऑल पार्टिसिपेंट मीनिंग द ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आपका लोन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये है, इफ एनी पार्टिसिपेंट सेंड करेगा नो, एनी सिस्टम अगर वहाँ पे आपको सेंड कर दे रहा है नो, जो इंडिकेटिंग इट कैन नॉट कमिट, तो कोऑर्डिनेटर सेंड्स एन अबॉर्ट, सारा वहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। ये होता है आपका फेज 1 एंड फेज 2 इसके अंदर। अब इसका एग्जांपल और है, एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं टू फेज कमिट का। लेट्स से अ कस्टमर इज ट्रांसमिट, जैसे यहाँ पे सपोज करते हैं कस्टमर ट्रांसफर करना चाह रहा है मनी को अपने फ्रॉम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगा दो सिस्टम। ये जो ट्रांजेक्शन है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं दो सिस्टम को। सिस्टम ए डिडक्ट मनी फ्रॉम अकाउंट ए, सिस्टम बी हमारे पास क्या ऐड कर रहे हैं मनी को अकाउंट 2 में। तो यहाँ पे यही है हाउ टू फेज कमिट प्रोटोकॉल वर्क स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर रहा है। पहला कोऑर्डिनेटर सिस्टम ए सेंड करेगा प्रिपेयर रिक्वेस्ट टू द मैच सिस्टम बी। ये सिस्टम ए जो है सिस्टम बी को प्रिपेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से पैसे कटने वाले हैं, यहाँ से पैसे सेंड होने वाले, यहाँ से पैसे ऐड होने वाले हैं। तो सिस्टम बी क्या करेगा, चेक करेगा क्या सब सेफ्टी मतलब क्या सब सही है, ऐड करेगा मनी को फिर अकाउंट 2 में। इफ यस इट रिप्लाइज यस, तो सिस्टम में क्या गया, सिस्टम में यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा, सिस्टम भी यहाँ से रिप्लाई किया यस, फिर सिस्टम बी रिप्लाई किया यहाँ पे यस, ठीक है। देन सिस्टम ए सेंड करेगा कमिट, तो सिस्टम ए कमिट कर देगा अपने मैसेज को कन्फर्मिंग द ट्रांजेक्शंस। तो एक एग्जांपल इसमें और ले सकते हैं। ये टू फेज कमिट का मतलब क्या होता है कि
ट्रेन का भी एग्जांपल कुछ माइंड में आ रहा है कि होता क्या है, ट्रेन आगे तभी बढ़ती है जब सामने से यस आता है, ठीक है। एक स्टेशन पे क्या है, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई है, अब वो डिपार्ट करेगी उस स्टेशन से तभी जब सामने वाला जो लाइन होगा क्लियर होगा, मतलब कि सामने से रिस्पॉन्स आता है, सामने वाले सिस्टम बी से जब हमें यस आएगा तभी हम कमिट करेंगे, तभी हम ट्रेन को स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम अबॉर्ट करेंगे, खड़े रहेंगे, मतलब कहीं नहीं जाएगा ट्रेन, ठीक है। तो ये कुछ यही है आपका टू फेज कमिट, मतलब दो फेज में कमिट होना जरूरी है, एक फेज से। अच्छा, देखो दो फेज फिर से बताता हूँ, समझ में आएगा। देखो ये था आपका एक स्टेशन, हम मान लेते हैं स्टेशन ए, इसे हम बोल लेते हैं, एक स्टेशन हम इसे बी बोल देते हैं, स्टेशन ए स्टेशन बी। बीच में यहाँ पे हमारी, बीच में हमारी यहाँ पे ट्रेन, नहीं एक सेकंड, यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी है, ये कौन सा ट्रेन है, बाकी ठीक है देखना। तो ये सिंपल हमारा मान लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे ट्रेन खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेन अराइव हो चुकी है। अब होगा क्या, ये सिस्टम ए जो है, पहले यहाँ से इसे ट्रेन को डिपार्ट करना है, यहाँ ट्रेन मतलब ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी को जाने वाली है। तो ये क्या करेगा, ये तो रेडी है, यहाँ इनका लाइन तो क्लियर है, इनका रेलवे ट्रैक पूरा क्लियर है, ये ट्रेन डिपार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ओके। अब ये सामने वाले स्टेशन से, नेक्स्ट स्टेशन से क्या करेंगे, एज अ प्रिपेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्या सामने वाला लाइन क्लियर है, सामने वाला का स्टेशन रूट क्लियर है या नहीं। तो यहाँ से अगर नो आ गया, यहाँ से नो आ गया तो ये ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी, ठीक है, अनटिल जब तक रिस्पॉन्स यस नहीं आता। और लेकिन अगर यही सेम चीज यहाँ पे सामने वाले पर्सन ने क्या किया, तो सामने वाला मतलब रिलेट करना, वाई आ गया यानी यस आ गया, तो ये ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। तो यही है, मतलब ये बढ़ जाने का मतलब ये सिस्टम एक कमिट कर दिया इस ट्रांजेक्शन्स को, समझ में आया, ठीक। ये है, तो ये है आपका टू फेज कमिट का, हमने पूरा यहाँ पे देख लिया। ये सब रीड करना, वही सारी चीज़ें लिखी हैं, इजी लैंग्वेज में रिपीट की गई हैं। अब इसी में हमारे पास डिफरेंस आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में डिफरेंस क्या होता है। हमने स्ट्रिक्ट फेज लॉगिंग सिस्टम हमने देखा, उसी में हमारे पास स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प भी होता है। कुछ नहीं है, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इसे रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि क्या है, इसको आप रीड करना, बेसिक टाइम स्टैम्प और स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मैंने बहुत डिटेल से बताया, वो आप बिल्कुल कर पाओगे। अब हमारे पास तीसरा यहाँ पे है वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। अगेन मैं आपको व्यू कराऊंगा सिलेबस, हम कहाँ थे, हमने ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे देख लिए, ठीक है। एक सेकंड, हमने ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कंकरेंसी, कंट्रोल, लॉकिंग टेक्निक्स ये कवर कर लिया। अब हमारे पास ये टाइम स्टैम्प भी हमने देख लिया। अब हमारे पास है वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल यहाँ पे चलो देखते हैं। ये रहा आपका वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल होता क्या है, तो वैलिडेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा पहले से कि इस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, वैलिडेट करना समथिंग को, ठीक है। वैलिडेट करना कि कोई चीज़ सही है कि नहीं सही है। जैसे आप कहीं पे लॉगिन करते हो तो वहाँ पे भी आपका जो आईडी एंड पासवर्ड होता है वो वैलिडेट किया जाता है कि आपने जो आईडी पासवर्ड बनाया है वो डेटाबेस में वही है, वैलिडेट होगा तभी आप अंदर जाओगे। अब ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन का मतलब अब बताना पड़ेगा आपको, वेरिफिकेशन वैलिडेशन में क्या है। बाकी वैलिडेशन मतलब यही होता है कुछ चीज़ वैलिडेट करना, क्या कोई चीज़ सही है कि नहीं सही है, यही होता है वैलिडेट करना, सिंपल वैलिडेशन। तो वैलिडेशन पर आधारित कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ टेक्निक्स हैं जो कंकरेंसी कंट्रोल में यूज होता है। देखते हैं, पहला हमारे पास यहाँ सॉरी, अब वैलिडेशन बेस्ड कंट्रोल एक टाइप है कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक का, वही हम पढ़ रहे हैं, जो यूज़ होता है डेटाबेस में इंश्योर करने के लिए। एक सेकेंड, जो इंश्योर करने के लिए दैट ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट करेक्टली विदाउट कन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। ये तो थ्योरी की बात होगी, आप लिख लोगे, ठीक है। इमेजिन करिए, अब यहाँ से देखते हैं वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल आखिर इसका कंसेप्ट क्या है। इमेजिन करिए यू एंड योर फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट टुगेदर। एक प्रोजेक्ट है, उस पर आप और आपके फ्रेंड्स काम कर रहे हो। You are working on different parts of the project and you are both allowed to work without interrupting each other। और उस प्रोजेक्ट पे आप दो लोग काम कर रहे हो और दोनों लोग बिना एक दूसरे को इंटरफेयर किए हुए आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे। बट at the end before submitting the project you need to check if your work overlap or conflict with your friends work or not। बट जब लास्ट में जब
प्रोजेक्ट आपका सबमिट हो रहा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या आपने जो काम किया प्रोजेक्ट में या आपके फ्रेंड ने जो काम किया प्रोजेक्ट में, दोनों का काम ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं कर रहा है दोनों का काम। तो यही होता है जो चेकिंग प्रोसेस हो रहा है लास्ट में सबमिट करने से पहले, इसे बोलते हैं वैलिडेट करना। ठीक है, वैलिडेट किया जा रहा है। तो समझ में आया होगा। ये तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया। अब एक कंटेक्स्ट ऑफ द अगर हम डेटाबेस देखें, सो द प्रोजेक्ट इज अ ट्रांजेक्शन। प्रोजेक्ट को हम ट्रांजेक्शन, अब समझो जो सेट ऑफ ऑपरेशन इसमें होते हैं ट्रांजेक्शन, मतलब प्रोजेक्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन है एंड चेकिंग इज अ वैलिडेशन फेज, जो चेक हो रहा है यहाँ पे कि ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, ये वैलिडेशन फेज है। ठीक, तो ये है। सो अ वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल एक तरीका है फॉर द डेटाबेस टू लेट द ट्रांजेक्शन वर्क फ्रीली विदाउट लॉकिंग डेटा एंड द ओनली चेक्स और वैलिडेट्स लेटर इफ एवरीथिंग इज ओके। आपका प्रोजेक्ट तभी सबमिट किया जाएगा जब आप दोनों का जो वो काम है ओवरलैप नहीं होगा, यानी वैलिडेशन फेज आपका पास कर गया। आप किसी अकाउंट में लॉगिन तभी कर पाओगे जब उसमें वैलिडेट हो पाओगे सक्सेसफुली, तभी ना लॉगिन कर पाओगे। या अगर इनवैलिड भी होता है आईडी पासवर्ड तब भी लॉगिन कर जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो यहीं पे वही है, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल एक तरीका है फॉर द डेटाबेस टू लेट द ट्रांजेक्शन वर्क फ्रीली विदाउट लॉकिंग डेटा एंड ओनली चेक्स और वैलिडेट्स लेटर इफ एवरीथिंग इज ओके। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल में, तो इसमें 3 स्टेप आपका इन्वॉल्व होता है। इसमें 3 स्टेप आपका इन्वॉल्व होता है। पहला रीड फेज, दूसरा वैलिडेशन फेज, तीसरा राइट फेज होता है। अब डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास रीड फेज होता है। रीड फेज मतलब डूइंग वर्क। द ट्रांजेक्शंस योर वर्क स्टार्ट्स एंड डज इट्स थिंग्स सच एज रीडिंग और चेंजिंग सम डेटा इन द डेटाबेस। द फेज इज लाइक व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स डू योर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। तो रीडिंग फेज में कोई दिक्कत नहीं होती है। रीडिंग फेज में कोई दिक्कत नहीं होती है। ट्रांजेक्शन मान लेते हैं स्टार्ट हुआ और उसे कुछ मान लेते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सच एज जैसे रीडिंग या चेंजिंग सम डेटा इन द डेटाबेस कर सकते हैं रीडिंग फेज में, क्योंकि इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेयरिंग काम कर रहे हो। प्रोजेक्ट वाला कंसेप्ट याद रखना, प्रोजेक्ट को जो बताया था, दिस फेज इज लाइक when you and your friend do your individual parts of the project you are working without disturbing each other। ये था। तो ये हो गया रीड फेज, इसमें कि दोनों लोग रीड कर रहे हो, मतलब प्रोजेक्ट को आप क्रिएट कर रहे हो, प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट मतलब कि वो डेटाबेस है आपका, उसमें रीड राइट कर रहे हो, इंटरफेयर नहीं हो रहा है एक दूसरे का। तो वैलिडेशन फेज भी दूसरा क्या है, वैलिडेशन फेज। अब यहाँ पे जो हमने जो बताया कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट करे होगा और कुछ चीज़ वहाँ पे परफॉर्म होगा जैसे कि रीडिंग और राइटिंग। अब वो जो रीडिंग राइटिंग हो रहा है क्या वो वैलिडेट हो रहा है कि नहीं, अब यहाँ पे ओवरलैप को चेक किया जाएगा। ओवरलैप को चेक किया जाएगा इस वैलिडेशन फेज में। वंस बोथ ऑफ यू आर डन विथ योर पार्ट्स यू चेक इफ योर वर्क्स ओवरलैप और कन्फ्लिक्ट्स विथ योर फ्रेंड्स वर्क। तो ये होता है आपका वैलिडेशन फेज, मतलब कि वो चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा। सिमिलरली इन द डेटाबेस दिस फेज, ये वैलिडेशन फेज चेक करता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है हैज एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ, दैट वर रनिंग एट द सेम टाइम। इफ देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स एवरीथिंग इज फाइन एंड यू कैन कंटिन्यू। इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स द ट्रांजेक्शन डिस्कार्डेड अबॉर्टेड यू विल हैव टू स्टार्ट ओवर, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो ये सिंपल चीज़ है, इसे और अच्छे से समझ सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। ट्रांजेक्शन आप करते हो तो ट्रांजेक्शन मान लेते हैं आप करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो ओवरलैप ना कर रहा हो, ठीक है, एट द सेम टाइम सेम अकाउंट से पैसे भेजे जा रहे हैं। तो जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल इसका कैसे ले सकता हूँ मैं, ये दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हाँ, जैसे एक अकाउंट आपका है, ठीक है, एक अकाउंट है और ये अकाउंट नॉर्मल अकाउंट नहीं है, एक आपका जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट का मतलब समझते हैं आपकी यहाँ पे, मतलब एक अकाउंट के जो ऑनर होते हैं, मतलब जो अकाउंट होल्डर होते हैं वो मल्टीपल पर्सन होते हैं, दैट मीन्स जॉइंट अकाउंट। तो एक इस अकाउंट से क्या होगा, इस अकाउंट से एक पर्सन आपका है ए पर्सन, एक पर्सन है बी, इन दोनों का जो अकाउंट है सेम है क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है, ये इससे बिलोंग करता है, ये इससे बिलोंग करता है। एट द सेम टाइम दोनों लोग गए, ये 10,000 रुपीज़ विया आधार कार्ड निकाल रहे हैं, ये भी विया आधार कार्ड यहाँ पे 10,000 रुपीज़ निकाल, एट द सेम टाइम सेम सेकेंड सेम टाइम पे जाके ये एट द सेम टाइम दोनों लोग क्या करते हैं, निकाल रहे हैं इस जॉइंट अकाउंट से बैलेंस। और है कितना अकाउंट में बैलेंस, 10,000 रुपीज़, और 10,000 रुपीज़ दोनों निकाल रहे हैं। तो अच्छा बताओ, क्या दोनों एक ही टाइम पे 10,000 रुपीज़ निकाल रहे हैं और है 10,000 रुपीज़ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं दोनों ट्रांजेक्शन? बिल्कुल कर रहे हैं।
तो यहाँ पे यही है, वैलिडेट नहीं हो पाएगा आपका। तो यहाँ पे एक ही पर्सन यहाँ पे निकाल पाएगा, मे बी अगर ये आपका सही से हैंडल नहीं हुआ तो दोनों का पैसा निकल जाएगा, है एक ही आपका। तो ये है आपका कि हैंडल भी होना चाहिए, ये अलग टॉपिक है। तो वैलिडेशन फेज यही है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो फिर वो डन हो जाएगा पेमेंट आपका, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है तो वो ट्रांजेक्शन आपका अबॉर्ट हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। तीसरा राइट फेज होता है। राइट फेज मतलब कि फाइनलाइजिंग या कमिटिंग फेज हम इसे बोल सकते हैं, फाइनलाइजिंग या कमिटिंग फेज आफ्टर वैलिडेशन। अगर सब कुछ सही है, इफ एवरीथिंग लुक्स गुड, you submit the project, commit the changes to the database. In the database, this is when your transaction is officially saved and your changes are made permanent. तो ये हमारा राइट फेज होता है, यानी फाइनलाइज हो जाता है, कमिट हो जाता है इस वाले फेज के अंदर, वही लिखा है। तो यहाँ पे वही फिर से एक एग्जांपल लिया है। इन द डेटाबेस लेट से 2 ट्रांजेक्शन हमारे पास है द सेम टाइम, इसे रीड करना, प्लीज रीड करना, ठीक है, बहुत ईजी हो, जो बताया वहीं पे वही लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी। मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी क्या होता है? देखो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इसे हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, समझ में आपको नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे है कि ये क्या है, ग्रैनुलैरिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी क्या होता है? ये एक टेक्निक है, ये भी क्या है, एक टेक्निक है जो यूज होता है, यूज टू लॉग डेटा एट डिफरेंट लेवल साइज डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशंस यू आर परफॉर्मिंग। It helps the database decide how to log data. Sometimes it's log the large parts like an entire table, and other times it logs only specific smaller parts like a single row or columns. This technique is used to improve performance and reduce the chances of the conflicts. पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसे इसे अच्छे समझते हैं कि आखिर मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी का मतलब है क्या। तो इतना भी आपको बस याद करके चलना है कि मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी जो है एक टेक्निक है जो यूज होता है लॉक करने के लिए डेटा को एट डिफरेंट लेवल्स या साइजेस डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग। बस इतना आपको बस अभी याद करके चलना है कि हाँ ये कुछ टेक्निक है, यूज होता है लॉक करने के लिए डेटा को एट द डिफरेंट लेवल डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग ऑन द डेटाबेस, ये चीज। अब आ जाओ एग्जांपल पे, ठीक। व्हाई डू वी नीड मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी? तो यहाँ पे क्या इमेजिन करो, आपके पास एक लाइब्रेरी सिस्टम है, सेवरल पीपल्स आर बोरोइंग, वहां से क्या होते हैं, बुक्स बोरो करते हैं, बुक्स को लेते हैं। तो एक लाइब्रेरी सिस्टम, अगर कॉलेज में लाइब्रेरी होगी वहां पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके बुक्स को इशू करा लेते हैं, बुक्स को लेते हैं। सो यू कुड लॉग द एंटायर टेबल, एंटायर लाइब्रेरी टेबल टू प्रिवेंट एनीवन बोरोइंग अ बुक व्हिल यू आर रीडिंग वन। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो लाइब्रेरी आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है वहां पे ऐसा मतलब हो सकता है कि अज्यूम करते हैं सिचुएशन, वहां पे ऐसा कर दिया जाए कि आप खाली जाते हो एक ही बुक वहां पे पढ़ते हो, बट वहां पे अगर एंटायर लाइब्रेरी को क्या कर दिया जाए, एंटायर लाइब्रेरी को लॉक कर दिया जाए। एंटायर लाइब्रेरी को अगर लॉक कर दिया जाए तो क्या आप वहां सिंगल बुक जो कर पा रहे थे क्या अब उसे आप रीड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ भी यही है, यू कुड लॉक द एंटायर टेबल टू प्रिवेंट एनीवन, कोई भी वहां पे बोरो नहीं कर पाएगा बुक को, जहां जहां तक पहले आप एक बुक भी रीड कर पा रहे थे अब नहीं कर पाओगे। बट दिस कुड बी टू स्ट्रिक्ट, और ये ऐसा करना ना बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ये स्ट्रिक्ट होगा, एंड वुड स्लो एवरीथिंग डाउन। इस तरीके से सारा जो प्रोसेस होगा लाइब्रेरी का वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। इंस्टीड यू कैन लॉक ओनली द स्पेसिफिक बुक यू आर बोरिंग, विल अदर पीपल कैन बोरो अदर बुक्स एट द सेम टाइम। दिस वे एवरीवन कैन कंटिन्यू देयर वर्क एफिशिएंटली विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर। एक बार फिर से पढ़ो इसे, ठीक है। देखो एक लाइब्रेरी सिस्टम था, सेवरल पीपल्स आर बोरिंग बुक्स, यू कुड लॉक द एंटायर लाइब्रेरी टेबल, पूरे हम लाइब्रेरी टेबल को हम लॉक कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि लाइब्रेरी है, अब हम चाहें पूरे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे सेल्फ होते हैं, सेल्फ में बुक्स होते हैं, हम चाहें तो पूरे लाइब्रेरी में टेबल्स को लॉक कर दें, प्रिवेंट करने के लिए कोई भी बुक को इशू ना करा पाए, बोरो ना कर पाए वहां पे। व्हिल यू आर रीडिंग वन, बट ऐसा करना काफी स्ट्रिक्ट होगा, स्लो हो जाएगा सारी चीजें। इंस्टेड यू कैन लॉक, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू कैन लॉक ओनली द स्पेसिफिक बुक यू आर बोरोइंग, या किसी हम स्पेसिफिक बुक को, अब एंटायर टेबल नहीं, एंटायर लाइब्रेरी को नहीं, स्पेसिफिक बुक के सेल्फ को क्या कर रहे हैं, हम लॉक कर दे रहे हैं, और अदर पीपल क्या कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर सेल्फ में कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन अदर पीपल दूसरी बुक्स तो इशू या बोरो कर पाएंगे।
एट द सेम टाइम। सो दिस वे एवरीवन कैन कंटिन्यू। इस तरीके से हर पर्सन क्या कर पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा अपना काम बिना एक दूसरे को इंटरफेयर किए हुए। तो यहाँ पे मल्टीपल जो क्या है, मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी जो है अलाउ कर रहा है अस टू चूज एट द राइट लेवल ऑफ लॉकिंग। ये जो डेटाबेस है, लाइब्रेरी इज लाइक अ डेटाबेस, कि इस डेटाबेस में हमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब किस लेवल पे हमें लॉक लगाना है, लार्ज लेवल पे और स्मॉल लेवल पे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में हम अभी हैं। तो मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड or allow us to choose the right level of the locking from large to small depending on the situation। ये सिंपल आपका समझ में आपको आया होगा। जो मैंने लाइन आपको बताया था याद रखना, मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी एक टेक्निक है, यूज होता है लॉक करने के लिए डेटा को। हम डेटा को यहाँ पे भी लॉक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये लाइब्रेरी आपका था, लाइब्रेरी में आपका एक सेल्फ था, इस सेल्फ में कोई बुक रखा हुआ है, कोई आपका यहाँ पे बुक रखा हुआ है जो इस बुक को मतलब स्टूडेंट्स जाके पढ़ते हैं। है एक ही बुक, एक्सेस बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट तो जनरेट होगा ही होगा, होने ही वाला है। तो होगा क्या, सोल्यूशन इसका ये है कि हम पूरे लाइब्रेरी को लॉक कर दें। पूरे लाइब्रेरी को लॉक कर दोगे तो ये पर्सन तो ठीक है, इनका कॉन्फ्लिक्ट तो शांत है अभी, ठीक है। बट अदर जो पर्सन जो दूसरी बुक, लाइब्रेरी में एक ही बुक थोड़ी ना होती है, दूसरी बुक को जो पढ़ना चाहता था वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस आपका स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हम पूरे लाइब्रेरी को लॉक नहीं करते, इंटायर मतलब लाइब्रेरी को लॉक नहीं करेंगे। मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें हम पार्ट्स ऑफ द डेटा, किस पार्ट्स ऑफ द डेटा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डेटा, हम किस लेवल ऑफ डेटा को क्या करते हैं, लॉक करना चाहते हैं। मान लो हम इस सेल्फ नंबर को ही लॉक कर दें, अब इसे कोई नहीं ले पाएगा। मान लो दूसरा पर्सन जो आना चाहते हैं वो अच्छे से कंटिन्यू कर पाएगा, पढ़ पाएगा जो भी उसे करना है। तो यहाँ पे यही है कि डिफरेंट लेवल्स पे हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं डेटा को, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इसे पढ़िए अभी। मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी अलाउ करता है चूज द राइट लेवल ऑफ द लॉकिंग, लार्ज से स्मॉल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करने के लिए मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी, तो लेट अस यूज द लाइब्रेरी सिस्टम एग्जाम्पल अगेन, फिर से, बट दिस टाइम विद द 3 लेवल्स ऑफ द डेटा। हम लेंगे लाइब्रेरी का ही डेटा लेने वाले हैं, बट थोड़ा सा लेवल वाइज हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बोला ना कि डिफरेंट लेवल्स पे हम क्या करते हैं, डेटा को लॉक करते हैं। तो किस किस लेवल पे, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, विच लेवल, ओके। सो पहला हमारे पास है, पहला है यहाँ पे टेबल लेवल, पहला है टेबल लेवल, इसी को हम लार्ज लेवल बोल रहे हैं। यू लॉक द एंटायर टेबल ऑफ बुक्स, आप पूरे लार्ज मतलब लेवल पे अगर आप लॉक कर दो तो यानी आप पूरे एंटायर टेबल को ही, टेबल्स ऑफ बुक्स को ही लॉक कर दोगे। तो ये क्या होगा, दिस इज अ कोर्स इज मतलब कि बिग लॉक इसे हम बोलते हैं। दैट प्रिवेंट्स एनीवन फ्रॉम एडिंग डिलीटिंग, फिर कोई भी ना तो वहां ऐड कर पाएगा बुक्स को, ना रीड कर पाएगा, ना डिलीट कुछ नहीं कर पाएगा वहां पे, होल टेबल बिकॉज लॉक कर दिया आपने। सो दिस लॉक इज ओनली यूज्ड इफ यू नीड टू डू समथिंग दैट अफेक्ट द होल टेबल। तो आप ऐसा ये लॉक लार्ज लेवल पे लॉक तभी लगाते हो जब चाहते हो कि कोई भी वहां पे कि ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, एडिंग डिलीटिंग चेंजिंग, मतलब कोई भी वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। सो ये सिंपल चीज है, होल टेबल पे वो अफेक्ट करता है। दूसरे लेवल पे आप लॉक लगा सकते हो, रो लेवल पे। दूसरा रो लेवल पे क्या कर सकते हो, ये टेबल था, पूरे टेबल को ही आपने लॉक कर दिया, डेटाबेस का टेबल बात कर रहे हैं। दूसरा रो पे बात कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कोई सिंगल रो को हम क्या कर रहे हैं, लॉक कर दे रहे हैं, उस रो को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। मीडियम लॉक, इसे मीडियम यानी लेवल हम बोलते हैं। जैसे यू लॉक अ सिंगल रो ऑफ द टेबल विच मीन्स यू आर लॉकिंग जस्ट वन बुक, वही एग्जांपल लाइब्रेरी का। सो दिस इज अ स्मॉलर लॉक एंड इट्स लेट्स अदर वर्क विद द अदर रोज। तो अदर रोज तो काम करेगा क्योंकि अदर रोज को हमने लॉक ही किया ही नहीं, क्योंकि मीडियम लेवल पे हमने लॉक लगाया है ना, लार्ज लेवल पे नहीं किया, मीडियम लेवल पे। मीडियम लेवल मतलब कि सिंगल रो के अंदर आपने लॉक लगाया है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर बोरोइंग अ स्पेसिफिक बुक, यू ओनली लॉक दैट रो सो अदर कैन बोरो डिफरेंट बुक्स, ठीक। ये है। तीसरा सेल लेवल लॉक होता है। सेल लेवल मतलब कि स्मॉल लेवल पे आपने लॉक लगा दिया। यू लॉक अ स्पेसिफिक सेल इन द रो के अंदर भी सेल होते हैं, आपने देखा है टेबल कैसे बनता है। तो रोज के अंदर क्या होता है, सेल होता है, सेल को लॉक कर दिया गया कि अब ये वाला जो सेल है ये से एक्सेस नहीं कर पाएंगे कोई, which means you are locking only one piece of information such as the availability status of the book. ये simple. So this is the smallest lock and it allows other people to still borrow the book, update their parts of the table.
ये हो गया सिंपल। हमने क्या देखा कि मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी का मतलब क्या है, और ओवरऑल इसका अगर हम निकालें, समरी निकाल दें कि ये आखिर क्या है मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी, तो सिंपल एक मेथड है, एक टेक्निक है, जिसकी वजह से जो हमने भी लॉग बेस्ड वहाँ पे हमने टेक्निक उसमें देखा, पहला ही टेक्निक देखा था लॉग बेस्ड टेक्निक, हम लॉग कर दे रहे थे, ठीक है। तो अब हम डेटा को क्या करेंगे, किस लेवल पे हम डेटा को लॉग करना चाहते हैं। 3 लेवल है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, तो उसी को हमने यहाँ पे इलेबरेट करके समझाया है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी। अब इसमें हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन इसे 7 मार्क्स में बनाया जाता है, पूछा जाता है, तो टाइप्स भी आपसे पूछा जाएगा। तो टाइप्स में आप बता सकते हो क्या क्या आपने पढ़ा। शेयर्ड लॉग पढ़ा था, पहले ही देख लिया। एक्सक्लूसिव लॉग आपने देख लिया, तो वो सिंपल लिखना। एक आपका इंटेंशन लॉग भी होता है, एक इंटेंशन लॉग भी होता है, इसे देख लेते हैं। तो ये दोनों आपने कवर किया है, वही सेम चीज है। इंटेंशन लॉग क्या होता है? इंटेंशन लॉग्स आर यूज्ड टू सिग्नल दैट अ ट्रांजैक्शन वांट्स टू लॉग सम लोअर लेवल डेटा लाइक अ रो लेटर। ये सिंपल इंटेंशन लॉग क्या होता है? यूज होता है टू सिग्नल दैट अ ट्रांजैक्शन, फॉर द सिग्नल इसे यूज होता है कि दैट अ ट्रांजैक्शन वांट्स टू लॉग सम लोअर लेवल डेटा लाइक रो हो गया, सेल हो गया, लोअर लेवल, ठीक है, यानी लार्ज नहीं। लार्ज मतलब वहां पे तो आपका टेबल हो जाएगा। तो लोअर लेवल डेटा को जब भी हम लॉक करना चाहते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है, दैट इज अ इंटेंशन लॉक, आर यूज टू सिग्नल दैट अ ट्रांजेक्शन वांट्स टू लॉक सम लोअर लेवल डेटा लाइक अ रो और अ सेल लेटर। 2 टाइप्स के इंटेंशन लॉक होते हैं। तो पहला है इंटेंशन शेयर्ड, इंटेंशन शेयर्ड, इंटेंशन एक्सक्लूसिव। तो द ट्रांजेक्शन इंटेंड्स टू रीड सम रोज, इसमें खाली रीड अलाउ होगा, जैसे पहले हमने देखा था इसमें रीड और राइट दोनों हमारे क्या होते हैं, इंटेंड्स टू अपडेट रीड और राइट दोनों सम रोज इन द टेबल। तो think of these as a early warnings or signal that the transaction will lock more specific data later। उतना इन डिटेल आपको इसमें नहीं जाना है, बस आपको टाइप्स याद रखना है, कितने टाइप्स क्या है, और उसका थोड़ा सा मीनिंग आपको आना चाहिए। तो ये हो गया। अगर आप फिर से लास्ट में अगेन समरी देख ले, व्हेन यू स्टार्ट अ ट्रांजेक्शन यू फर्स्ट लॉक अ लार्ज पार्ट ऑफ द डेटा लाइक अ होल टेबल, आप लॉक कर देते हो विद एन इंटेंशन लॉक, ठीक। एज यू नीड टू डू मोर स्पेसिफिक वर्क यू मे लॉक स्मॉलर पार्ट्स। तो ये सब थ्योरी लिखी हुई है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसे इग्नोर करना, ठीक है। तो समझ में आपको बस इतना कंसेप्ट आ गया होगा कि मल्टीपल ग्रैनुलरिटी का मतलब क्या है। मल्टीपल ग्रैनुलरिटी का मतलब क्या है समझ में आपको आया होगा कि सिंपल डिफरेंट लेवल पे हम क्या करना चाहते हैं, डेटा को लॉक करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वही सिंपल आपका हो जाएगा मल्टीपल ग्रैनुलरिटी का मतलब। ये इसमें लिखा है, काफी अच्छे तरीके से इसमें लिखा है, इसको आप रीड करोगे अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका मल्टीपल ग्रैनुलरिटी। अब यहाँ पे हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, और इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा टेबल के फॉर्मेट में आपको उसी मल्टीपल जो ग्रैनुलरिटी हो रहा है, पूरे टेबल को लॉक कर रहे हैं हम पूरे, वहाँ पे स्मॉल लेवल पे, लार्ज लेवल पे, मीडियम लेवल पे, वो सब यहाँ पे एग्जाम्पल में है, तो इसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये हो जाएगा। और ये काफ़ी लेंदी यहाँ पे नोट्स यहाँ पे बना दिया हूँ, तो यहाँ पे अब इसका कैसे वर्क कैसे कर रहा है तो वो भी है, ठीक है। तो इसको भी चलो देख लेते हैं। इसमें भी इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट सिस्टम यहाँ पे दिया, इन द बैंक डेटाबेस वी हैव अ बैंक टेबल। हमारे पास बैंक टेबल है, ये बैंक का टेबल दिया है, कस्टमर यहाँ पे अकाउंट की आईडी है, कस्टमर का नेम है, अकाउंट का बैलेंस है। सिनेरियो ये है, ट्रांजेक्शंस ए अलाइज वांट्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम हर अकाउंट। अलाइज अपने अकाउंट से विड्रॉ करना चाहती है पैसे को, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन भी क्या है, बॉब वांट्स टू चेक हिज बैलेंस, अ रीड ओनली ऑपरेशन। ये जो है बैलेंस को निकालना चाहते हैं इस $1000 में से, और ये इसमें से रीड करना चाहते हैं अपने अकाउंट से। तो ये सिनेरियो है, कैसे काम करेगा। ट्रांजेक्शन ए अलाइज नीड्स टू अपडेट हर बैलेंस, सो इट वांट्स टू लॉक हर रो, प्रिवेंट एनीवन एल्स फ्रॉम चेंजिंग हर बैलेंस व्हिल सी विड्रॉइंग मनी। मतलब ये है कि ये जो ट्रांजेक्शन ए मतलब जो अलाइज विड्रा कर रहे हैं, मतलब अपने अकाउंट से बैलेंस को, कि यहाँ पे क्या होगा, इंटेंशन लॉक लगा दिया जाएगा। इंटेंशन लॉक लगा दिया जाएगा दैट प्रिवेंट्स एनीवन एल्स फ्रॉम चेंजिंग हर बैलेंस, का बैलेंस फिर दोबारा चेंज ना हो, ठीक है, जब वो विड्रा कर रही है। तो ये सिंपल लिखा हुआ है। किस किस लेवल पे लगा सकते हैं इसमें, ट्रांजेक्शन ए प्लेस एन इंटेंशन, तो ये ट्रांजेक्शन यानी अलाइज जो है इंटेंशन लॉक लगाएगी ऑन द टेबल, पूरे टेबल पे, यू नो पूरे टेबल पे, कि जब तक वो विड्रा नहीं करता उस टेबल को कोई मतलब वहां पे एक्सेस ना कर पाए। तो दिस इज जस्ट अ सिग्नल टू द डेटाबेस दैट अलाइज इज गोइंग टू मेक अ चेंज एट ए स्मॉल लेवल पे, और ये स्मॉलर लेवल पे मतलब चेंजेस किया जा रहा है, ठीक है, अपना अकाउंट का बैलेंस मतलब वो विड्रा करने जा रही है। तो हर स्पेसिफिक ये सिंपल रो अपडेट होगा, वहां पे लॉक होगा। सो स्टेप 2, द ट्रांजेक्शन ए प्लेस एन एक्सक्लूसिव लॉक
on the row for Ali's account ID 101. This means no other transaction can access or modify Ali's account until she is done. तो इस तरीके से अगर उस पर इंटेंशन लॉक लग जाता है, उसके सिंगल रो पे बात कर रहा हूँ, अकाउंट आईडी जिसकी 101 है, 101 अलाइस की है यहाँ पे, तो कोई भी उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा अंटिल से इज डन। एक ट्रांजेक्शन बी है जो बॉब वहाँ पे रीड करना चाहता है बैलेंस को, तो यहाँ पे क्या है, वांट्स टू रीड द बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट जिसकी आईडी 102 है। सिंस रीडिंग डेटा डज नॉट चेंज एनीथिंग, तो डेटा को रीड करना, सिंस रीडिंग डेटा डज नॉट चेंज एनीथिंग बॉब डज नॉट नीड एन एक्सक्लूसिव लॉक, इंस्टेड ही कैन यूज अ शेयर्ड लॉक। अच्छा ये देखो, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो अलाइस क्या करना चाह रही थी कि वो विड्रा करना चाहती है, यानी विड्रा मतलब राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अगर हमने पहले ही देखा राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक वो डन नहीं हो जाएगा ऑपरेशन, मतलब वो राइट कर ले उसके बाद फिर आगे कोई रीड करे फिर राइट करे, ठीक है। अब जैसे वो राइट करने जा रहा है, जैसे ही मान लेते हैं ये इसमें से बैलेंस को विड्रा करना जा रही है, मतलब $1000 है, इसमें से मान लो कोई आके रीड कर ले रहा है, 1000 रीड कर लिया और बाद में उसने 500 विड्रा कर लिया, तो रीड हो जाएगा, डर्टी रीड प्रॉब्लम तो अभी रहा, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वही लॉक आपका यूज होगा सारी चीजें। तो अलाइस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंटेंशन लॉक लग जाएगा, यानी स्मॉलर लेवल पे इस पर्टिकुलर रो को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसमें डेटा को कोई ना तो रीड कर पाएगा ना तो राइट कर पाएगा जब तक ये विड्रा नहीं कर लेगी, क्योंकि जैसे ही विड्रा करेंगे तो इंटेंशन लॉक लगा दिया गया है कि अब ना तो कोई रीड कर पाएगा ना तो राइट कर पाएगा। जैसे ये डन हो जाएगा तो रिलीज कर दिया जाएगा, तो अनदर पर्सन वहाँ पे रीड कर पाएगा, सही ट्रांजेक्शन वहाँ पे रीड कर पाएगा। और जैसे ट्रांजेक्शन बी क्या है, ये तो राइट का केस हो गया, कि ये विड्रा करना चाहता है। अब यहाँ पे बी सेकंड केस क्या है कि अब यहाँ पे जो बॉब है वो यहाँ से रीड करना चाहते हैं बैलेंस को। अब ये बॉब यहाँ पे इंटेंशन लॉक नहीं लगाएंगे, इंटेंशन लॉक यहाँ पे नहीं लगाएंगे कि मतलब कोई ना तो रीड कर पाए ना राइट कर पाए, ये शेयर्ड लॉक लगाएंगे। शेयर्ड लॉक लगाएंगे कि अनदर पर्सन आकर के वो अकाउंट मतलब पूरे टेबल पे क्या करेगा, पूरे टेबल पे ऐसा नहीं है, पूरे टेबल पे इंटेंशन लॉक लगा देगा, कोई पर्सन आकर के रीड भी ना कर पाए। ये खुद तो रीड कर ही रहा है और दूसरे को भी नहीं सोच रहा है कि रीड करने दें। राइट के केस में चलो ठीक था, पूरे टेबल को लॉक कर दे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे शेयर्ड लॉक होगा। शेयर्ड लॉक मतलब कोई दूसरा ट्रांजेक्शन आकर के वो भी रीड कर सकता है बट राइट नहीं कर सकता, रीड कर सकता है बस। यहाँ पे वही लिखा है, सिंस रीडिंग डेटा डज नॉट चेंज एनीथिंग, तो डेटा को रीड करने से कुछ चेंज थोड़ी ना होता है। सो बॉब डज नॉट नीड टू एक्सक्लूसिव लॉक, कोई लॉक लगने की जरूरत नहीं है इसमें, वही सेम चीज लिखा हुआ है तो पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये मल्टी ग्रैनुलरिटी का टॉपिक फिनिश। समझ में आया होगा कि बस कुल मिला के यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे चेंजेस का लॉक करने का यहाँ पे मेन इसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मल्टी वर्जन स्कीम्स इन अ डेटाबेस सिस्टम। तो एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना। अभी यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है मल्टी वर्जन स्कीम्स इन डेटाबेस सिस्टम। तो उसको चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, सिलेबस को फिर से व्यू कर लेते हैं। आई थिंक लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है, एक टॉपिक और है। तो यहाँ पे हम मल्टी वर्जन स्कीम देख रहे हैं, फिर रिकवरी विद कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन ये देखेंगे, फिर केस स्टडी हमें यहाँ पे पढ़ना है। बाकी सारा सिलेबस का टॉपिक यहाँ पे मैं कवर किया हूँ, ऐसे परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, एक सेकंड, ये मल्टी वर्जन स्कीम्स इन डेटाबेस सिस्टम। मल्टी वर्जन का पहले मतलब क्या होता है ये समझेंगे फिर समझ में आएगा। देखो इन अ डेटाबेस सिस्टम मल्टी वर्जन स्कीम्स आर यूज्ड टू हैंडल कनकरेंट ट्रांजैक्शंस। सेम वही है, जो भी यूनिट का नाम ही आपका क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। तो सब हमें यहाँ पे कंकरेंसी यानी कि जो भी कंकरेंसी के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स थे उसी को हैंडल करने के लिए सब पढ़ना। तो उसी में हमारे पास एक स्कीम आ गया मल्टी वर्जन, जो हैंडल कर रहा है कंकरेंट ट्रांजैक्शंस को। एक तरीका है दैट अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को बाय कीपिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ द डेटा। द मेन आइडिया इज टू लेट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस वर्क विद द डिफरेंट वर्जन ऑफ द डेटा इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू वेट फॉर ईच अदर। ओवरऑल मल्टी वर्जन स्कीम्स ये यूज़ होता है हैंडल करने के लिए कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स को, कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो, ठीक है, बाय कीपिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ द डेटा। इसे अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे हैंडल कर रहा है कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स को और कैसे अवॉइड कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट को कीपिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ द डेटा, तो इसको भी आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि द मेन आइडिया इसका यही है कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन वर्क विद द डिफरेंट वर्जन ऑन द डेटा। हर एक ट्रांजेक्शन डिफरेंट वर्जन ऑफ द डेटा पे काम करते हैं। एग्जाम्पल अगर लें,
एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं कि नहीं। कोई नया अगर न्यूली सॉफ्टवेयर आप लॉन्च करते हो तो उसका वर्जन 1.0 होगा, यानी फर्स्ट वर्जन आपका वो है। चलिए, फिर 1 ईयर्स लेटर, यानी एक साल बाद, 2 साल बाद फिर से उसमें कुछ फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, तो उसका न्यू वर्जन आता है उस सॉफ्टवेयर का 2.0 ऐसा करके। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ही अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कैसे इसको अवॉइड करेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट जो वर्जन है, जैसे सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है। तो क्या होगा, अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे यही मतलब आपका अवॉइड इसलिए ऐसा कर रहा है, इसका मेन आइडिया यही कि डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन्स है, जो डिफरेंट वर्जन ऑफ द डेटा पे काम कर रहे हैं। अब कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कंकरेंट ट्रांजेक्शन कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो डिफरेंट जो भी वर्जन है वहाँ पे उस पे वो काम करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आई नो कि समझ में नहीं आया होगा थोड़ा, चलो इसको इन डेप्थ चलते हैं। तो ये हमारे पास मल्टी वर्जन जो स्कीम है, ये ज़रूरत क्यों पड़ी इन अ डेटाबेस अगर हम बात करें तो। व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम इट कैन लीड टू प्रॉब्लम। जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन आपका एट द सेम टाइम होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके वहाँ पे आते थे। ये हमने पहले भी देखा था कि जैसे लास्ट अपडेट वहाँ पे प्रॉब्लम्स था, रीड राइट प्रॉब्लम था, वो सब यहाँ पे आपको राइट कर सकते हो। तो व्हेन टू ट्रांजेक्शन जब ट्राई टू अपडेट द सेम डेटा एट द सेम टाइम वन अपडेट माइट बी लॉस्ट, तो ओवरराइट कर जाता है। ये मैंने पहले ही बताया था लास्ट अपडेट में ओवरराइट की प्रॉब्लम्स। ठीक, तो यहाँ पे राइट स्क्यू। दूसरा यहाँ पे क्या है, जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम राइट स्क्यू की आ जाती है। व्हेन टू ट्रांजेक्शंस रीड एंड राइट टू द सेम डेटा बट इन डिफरेंट वेज दे कैन एंड अप विद द इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। तो ये से हम बोलते हैं राइट स्क्यू, कि जब दो ट्रांजेक्शन रीड राइट करते हैं सेम डेटा को बट डिफरेंट तरीके से, तो इस तरीके से इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आता है। रीड स्क्यू भी इस तरीके से होता है, व्हेन अ ट्रांजेक्शन रीड्स डेटा हैज बीन अपडेटेड बाय अनदर ट्रांजेक्शन बिफोर इट फिनिशेस, सो लीडिंग टू द इनकरेक्ट वैल्यूज। तो मल्टी वर्जन जो स्कीम है हेल्प करता है अवॉइड करने के लिए दीज प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम डेटा, अलाउ अस टू ट्रांजेक्शंस टू वर्क on the versions they need without interfering with each other। तो इसका मतलब यही सिंपल आपको समझ करना है, मल्टी वर्जन स्कीम ये हमें हेल्प करता है कि हम जो भी हमारा डेटा होता है उसके हम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसका वर्जन्स होते हैं। अब जैसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगर आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उस डेटा को क्या करना है, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन एक्सेस कर रहे हैं उस मल्टी वर्जन डेटा को, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मल्टी वर्जन स्कीम हेल्प करता है अवॉइड करने के लिए इस प्रॉब्लम्स को, जो भी ऊपर हमने प्रॉब्लम्स देखा, बाय क्रिएटिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम डेटा, जिससे हम ट्रांजेक्शन टू वर्क द ऑन द वर्जन दे नीड विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। ऐसे रीड करना थोड़ा सा समझ में आएगा फिर। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं अगला यहाँ पे क्या है कि मल्टी वर्जन स्कीम कैसे काम करता है। मल्टी वर्जन हमने स्कीम समझा कि क्या है, मल्टी वर्जन स्कीम का मतलब क्या है। सिंपल इसमें यही है कि मल्टी वर्जन अगर हम स्कीम बात करें, जो मल्टी वर्जन इसमें स्कीम की बात करें, तो ये हमारे जो कंकरेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हैंडल करता है और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है कि डेटा का मल्टीपल वर्जन रख करके, मतलब पूरा एक कंबाइंड डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। डेटा को छोटे छोटे मतलब उसका डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, उस वर्जन्स पे आपके ट्रांजेक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता है। तो जैसे पहला हमारे पास क्रिएटिंग वर्जन, जो हम बोल रहे हैं मल्टीपल वर्जन ऑफ द डेटा कैसे। पहला क्रिएटिंग वर्जन, व्हेन अ ट्रांजेक्शन अपडेट्स अ पीस ऑफ डेटा द सिस्टम डज नॉट ओवरराइट द डेटा, इंस्टेड इट क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ द डेटा, द ओल्ड वर्जन इज केप्ट इन द डेटाबेस, द न्यू ट्रांजेक्शन कैन स्टिल एक्सेस टू इट। अच्छा, यहाँ पे ये है, ये कहने का इसका मतलब ये है कि मल्टी वर्जन स्कीम सिंपल यही है कि जैसे कोई एक डेटा है, कोई एक डेटा है, उस डेटा पे आपने क्या किया, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो वो उस ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म किया, जो अपडेट किया उस वैल्यू को जो भी आपने अपडेट किया, अपने अकाउंट में बैलेंस को अपडेट किया, तो ओल्ड बैलेंस ऑल्सो आपका वहाँ पे क्या होता है, एज अ वर्जन वो सेव्ड होता है, जैसे कि होता क्या है कि आप जैसे देखो यहाँ पे क्रिएटिंग वर्जन का सिंपल ये मतलब है, जब ट्रांजेक्शन आपका अपडेट होता है पीस ऑफ डेटा पे, द सिस्टम डज नॉट ओवरराइट द डेटा, इंस्टेड क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ द डेटा। मान लेते हैं कि आपने किसी पीस ऑफ डेटा को क्या किया, अपडेट किया, ट्रांजेक्शन, आप तो कोई ट्रांजेक्शन है जो पीस ऑफ डेटा को क्या किया, अपडेट किया, तो अपडेट होने के बाद क्या होगा, ये न्यू वर्जन आपके डेटा का क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं ओल्ड वर्जन में ही सारी चीज़ें हो जाएगी, तो एक नया वर्जन आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यही होता है क्रिएटिंग वर्जन में कि न्यू वर्जन क्रिएट होगा वहाँ पे डेटा आपके डेटा का, तो न्यू ट्रांजेक्शन कैन स्टिल एक्सेस इट।
ठीक। तो ये फिर दूसरा है वर्जनिंग डेटा। ईच वर्जन ऑफ द डेटा इज एसोसिएटेड विद अ टाइम स्टैम्प और अ ट्रांजेक्शन। और हर एक जो डेटा है आपका, जो भी वर्जन ऑफ डेटा है उनको टाइम स्टैम्प मिलेगा, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर जो भी जानते हैं यूनिक नंबर उनको मिलेगा। दिस वे द सिस्टम नोज व्हेन ईच वर्जन्स वर क्रिएटेड एंड विच ट्रांजेक्शन कैन सी विच ट्रांजेक्शंस विच वर्जन। रीडिंग ओल्ड वर्जन तीसरा हमारे पास है। तो किस तरीके से मल्टी वर्जन स्कीम काम करता है, और मैं आपको पहले चीज़ बता दूं, ये जो टॉपिक है, भले ही यहाँ पे मैं काफ़ी मतलब एलिब्रेट करके लिखा हूँ हाउ मल्टी वर्जन, ये आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, ठीक है, मल्टी वर्जन करके। ये लास्ट में आपसे पहले तो डायलॉग बेस्ड कॉन्करेंसी पूछता है, फिर उसे में एक्सप्लेन करिए मल्टी वर्जन स्कीम्स इन अ डेटाबेस सिस्टम, ऐसे ही। तो बस इसका डिफिनीशन अगर आप समझ लेते हो कि क्या है तो समझ में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें यू नो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, आया नहीं तो ऐसा है नहीं कि आएगा ही नहीं। तो ये इसमें कैसे काम करता है ये सब भी आपको लिखना है। तो काफ़ी न्यूली टॉपिक न्यू ऐसे मतलब डिटेल में हमें यहाँ पे देखना है। तो क्रिएटिंग वर्जन पहले देखा कि वर्जन जब भी हम और डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक न्यू वर्जन वहाँ पे डेटा का क्रिएट होता है। वर्जनिंग डेटा, हर एक डेटा पे क्या होता है कि टाइम स्टैम्प या उसका एक आइडेंटिफायर, जिससे कि हम हर एक वर्जन को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस डेटा में क्या हुआ था, क्या अपडेट किया गया था, ये सारी चीज़ें। रीडिंग ओल्ड वर्जन, ट्रांजेक्शन कैन रीड ओल्ड वर्जन ऑफ द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ट्रांजेक्शन इज रीडिंग डेटा एंड अनदर ट्रांजेक्शन इज अपडेटिंग इट, द फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैन कंटिन्यू वर्किंग with the old version of the data, ensuring that it does not say incomplete or inconsistent data। फिर उसी ओल्ड वर्जन को क्या किया गया, रीड किया गया। फिर आइसोलेशन यहाँ पे है। आइसोलेशन आपने बहुत अच्छे समझा था कि इंटरफेयर ना कर रहे हो ईच अदर। तो डेटाबेस इंश्योर दैट ईच ट्रांजेक्शन वर्क्स विद द इट्स ऑन वर्जन ऑफ द डेटा। दिस इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन डोंट सी ईच अदर, डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर, दे आर कमिटेड फाइनलाइज्ड। तो यहाँ पे इजी वाला एग्जांपल लिखा है, उसे रीड करना। तो ये आपके पास नोट्स रहेगा, आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो चलो इसको थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव अ बैंक डेटाबेस। हमारे पास एक बैंक का डेटाबेस है जहाँ पे एलाइस एंड बॉब आर ट्राइंग टू एक्सेस द सेम अकाउंट एट द सेम टाइम। ये दो पर्सन है, सेम डेटाबेस को एट द सेम टाइम एक्सेस करना चाहते हैं। ट्रांजेक्शन 1 इसे हम T1 बोल रहे हैं। एलाइस वांट्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम हर अकाउंट, ओके। ट्रांजेक्शन 2, अलाइस क्या करना चाहते हैं, एक T1 ट्रांजेक्शन है जो अपने अकाउंट से पैसे को निकालना चाहते हैं। अलाइस वांट्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम हर अकाउंट। एंड ट्रांजेक्शन T2, बॉब वांट्स टू चेक हिज बैलेंस। रीड ओनली ऑपरेशन यहाँ पे है, बट T1 में राइट मीन्स विड्रॉ करने का मतलब है कि राइट ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन सेम डेटाबेस को पहले नंबर तो एक्सेस कर रहे हैं, सेम अकाउंट एक्सेस द सेम अकाउंट बैलेंस को ही एक्सेस कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे कोई भी मल्टी वर्जन स्कीम नहीं हुआ, इफ अलाइस इज अपडेटिंग हर अकाउंट फॉर विड्रॉल एंड बॉब वांट्स टू रीड द बैलेंस, बॉब हैज टू वेट, बॉब को वेट करना चाहिए until अलाइस फिनिश द हर ट्रांजेक्शन। इफ बॉब रीड्स व्हेन अलाइसिंग इज अपडेटिंग, ही माइट गेट एन इनकंसिस्टेंट रिजल्ट लाइक रीडिंग द बैलेंस बिफोर, यानी विड्रॉ करने से पहले उसने रीड कर लिया, तो ये सब ये रॉन्ग डेटा उसने रीड किया है। तो अगर यहाँ पे मल्टी वर्जन सिस्टम स्कीम नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम आएगी डर्टी रीड की। लेकिन मल्टी वर्जन यहाँ पे कैसे हेल्प कर रहा है, व्हेन अलाइस अपडेट हर अकाउंट बैलेंस, जब वो अपने अकाउंट के बैलेंस को क्या करेगी, अपडेट कर रही है, विड्रॉ कर रही है, तो एक न्यू वर्जन ऑफ द बैलेंस का एक न्यू वर्जन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बॉब कैन रीड द ओल्ड वर्जन, ठीक, ओल्ड वर्जन वो रीड कर सकता है, जो भी बॉब जो है वो ओल्ड वर्जन रीड कर सकता है, ओल्ड वर्जन ऑफ द सेम अकाउंट बैलेंस विदाउट वेटिंग फॉर अलाइस ट्रांजेक्शंस टू कंप्लीट। तो ये है। तो न्यू ट्रांजेक्शन के लिए वो बॉब वेट नहीं करेगा कि अपडेट हो तो नया ट्रांजेक्शन, मतलब जब अपडेट हो तो फिर मैं रीड करूँगा वो, क्योंकि मल्टी वर्जन सिस्टम है। तो वहाँ पे जैसे ही उसने स्टार्ट किया T1 ट्रांजेक्शन, अलाइस ने स्टार्ट किया विड्रॉ करना, वहाँ पे क्या हुआ, जैसे टाइम स्टैम्प आपका क्रिएट हो जाता है, अलॉट हो जाता है, उस तरीके से एक न्यू वर्जन ऑफ द बैलेंस का वहाँ पे क्रिएट हो गया है। और बॉब ओल्ड वर्जन ही वहाँ पे रीड कर रहा है, ओल्ड वर्जन में जो भी बैलेंस था वो देख पाएगा। तो ये है विदाउट वेटिंग फॉर अलाइस ट्रांजेक्शन टू कंप्लीट। अलाइस एंड बॉब कैन वर्क डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम डेटा एट द सेम टाइम पे कहने का मतलब है कि सेम डे टाइम पे डिफरेंट वर्जन पे देखो कैसे दोनों लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। ये सिंपल आपका होता है यहाँ पे मल्टी वर्जन स्कीम,
ठीक। तो ये है फॉर द 2 मार्क्स अगर आता है तो आपको खाली डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स वगैरह भी आप राइट कर सकते हो। 7 मार्क्स के लिए भी मैंने कंटेंट आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि हमारे पास रिकवरी फ्रॉम कंकरेंट ट्रांजेक्शन। रिकवरी फ्रॉम कंकरेंट ट्रांजेक्शंस क्या होता है? रिकवरी कंकरेंट ट्रांजेक्शन में रिकवरी क्या है, और ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले तो हम थोड़ा बहुत फिर से हम रिपीट करते हैं, कंकरेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें रिकवरी का मतलब क्या है। तो रिकवरी का मतलब क्या है? रिकवरी रेफर्स टू द प्रोसेस फॉर मेकिंग श्योर द डेटाबेस कैन रिस्टोर इन। देखो ये सब जो लिखा है आप प्लीज पढ़ना। रिकवरी का मतलब यही बताता हूँ, जो ट्रांजेक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो ट्रांजेक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते करते क्या हुआ, आपका सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है। सिस्टम मान लेते क्रैश हो गया, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? रिकवर भी करना पड़ेगा ना। सिस्टम क्रैश हुआ है, आपका डेटाबेस क्रैश हो गया, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो गया, तो रिकवरी का मतलब होता है डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट से कंसिस्टेंट स्टेट में लाना, यही होता है रिकवरी। यहाँ पे वही लिखा है कि कंसिस्टेंट स्टेट में उसे रिस्टोर करना डेटाबेस को। when transactions are concurrent happening at the same time, जब अगर ट्रांजेक्शन होता है, so they might leave the system in an inconsistent state if something goes wrong. Recovery helps fix this, makes sure all transactions are either completed successfully or rolled back. तो वो सिंपल चीज़ है। रिकवरी का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा कि रिकवरी का मतलब क्या होता है। सिंपल थ्योरेटिकल बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी वहाँ पे, ठीक है। अब रिकवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल सी बात है, रिकवरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम था, इनकंसिस्टेंट प्रॉब्लम था, टेम्पररी इनकंसिस्टेंट स्टेट था, तो ये सब है। तो गोल ऑफ रिकवरी इज टू मेक श्योर नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपका करना हो विदर द सिस्टम क्रैशेस। अगर रिकवरी वहाँ पे टेक्निक्स आप यूज करोगे तो सिस्टम चाहे क्रैश हो या कुछ भी हो, समथिंग एल्स गोज रॉन्ग हो, तो डेटाबेस आपका ऑलवेज क्या होगा? कंसिस्टेंट स्टेट में डेटाबेस हमेशा होने वाला है। तो ये है, हमने ये तो ओवरऑल यहाँ पे रिकवरी के बारे में देखा, और ये रिकवरी हमने यूनिट 4 में इन डिटेल डिस्कस किया था, वहाँ पे भी ये टॉपिक था। और वही सेम चीज़ यहाँ पे रिकवरी फ्रॉम कंकरेंट ट्रांजेक्शन में हमें क्या गया, अगर ये आता है एग्जाम में तो आपको देखो हाउ डज रिकवरी वर्क विद द कंकरेंट ट्रांजेक्शन, कैसे ये रिकवरी आपका कंकरेंट ट्रांजेक्शन के साथ काम करता है। पहला हमारे पास है लॉग बेस्ड रिकवरी, दूसरा था कमिट एंड रोल बैक, तीसरा था चेक पॉइंट रिकवरी। ये तीनों कंप्लीट किया हूँ, तीनों यूनिट 4 में आपको मिल जाएगा, नोट्स भी है वेबसाइट पे अपलोड है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो या प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, वीडियोस को भी देख के समझ सकते हो। तीनों डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, लॉग बेस्ड रिकवरी, कमिट एंड रोल बैक एंड चेक पॉइंट रिकवरी। तो यही आपको तीनों एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे बताया भी हूँ, सारे डिस्कस है यूनिट 4 वीडियोस में। तो यही है कंकरेंट ट्रांजेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जैसे सिस्टम क्रैश, तो उसमें उसको रिकवर करना, वही था आपका यहाँ पे। ये सारे 3 आपको पढ़ने थे, तो ये 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये हो गया आपका रिकवरी फ्रॉम कंकरेंट ट्रांजेक्शन। फिर से वहाँ पे वही लिखा है कि रिकवरी का मतलब क्या होता है, इसे रीड करना, इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर दैट द डेटाबेस आपका वो हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहे, बस यही मतलब होता है आपका रिकवरी का। तो ये हो गया। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक आता है यूनिट 5 का, वो है केस स्टडी ऑफ ओरेकल। केस स्टडी ऑफ ओरेकल, हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन आरडीबीएमएस। ये भी आज तक क्वेश्चन मतलब एग्जाम में नहीं आया है, बट पता होना चाहिए मतलब कि जो ओरेकल डेटाबेस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा, जैसे वहाँ पे सिलेबस में तो ऐसे ही दे दिया है कि केस स्टडी मतलब कि ओरेकल डेटाबेस में जो भी डेटा होता है किस तरीके से स्टोर होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, रीड करना है, केस स्टडी उसको समझना है। सो यहाँ पे वही हमें समझना है कि जो ओरेकल डेटाबेस होता है, ओरेकल डेटाबेस मतलब कि आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका ओरेकल भी आपका आरडीबीएमएस होता है, जो स्टोर करता है और मैनेज करता है डेटा को सेवरल कीज कंपोनेंट का यूज करके। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन ओरेकल आरडीबीएमएस। ओरेकल जो भी आरडीबीएमएस होता है, इसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, वही आपको बताना है। तो सेवरल ऐसे की कंपोनेंट्स हैं जिसका यूज करके वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं। पहला है टेबल, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है टेबल स्पेस डेटा फाइल। तो यहाँ पे वही सब आपको पढ़ना है। टेबल मतलब जैसे एसक्यूएल में स्टोर होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी वही लिखना है। स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ग्रुप टुगेदर, ये सारी चीज़ें तो वही सेम चीज़ है, क्योंकि आपका माई एसक्यूएल भी क्या है, आरडीबीएमएस है, तो वो भी सेम चीज़ है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फिर टेबल स्पेस क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन लॉजिकल स्टोरेज कंटेनर कॉल्ड टेबल स्पेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको रीड आउट करनी है
ये सारे आपके डेटा फाइल्स एंड टेबल स्पेस 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीटेड टाइम, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे आपको नोट्स में मिल जा रहा है। इंडेक्स क्या होता है, आपने माइस्क्यूएल इतना पढ़ा है, इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। इंडेक्सेस आर स्पेशल स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्पीड अप डेटा रिट्रीवल। ये यूनिट 2 में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो सब कुछ आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं है। सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये भी हमने देखा था कि जो डेटा होता है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज जो पढ़ा था, तो उसमें जो डेटा होता है वो सेगमेंटेशन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये सब भी हमने देखा था। ओरेकल ब्रेक करता है डाउन द डेटा स्टोरेज इनटू अ सेगमेंट्स, वही सेम चीज़ है, ठीक है। क्योंकि लार्जर जो डेटा होते हैं उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करके डेटा को स्टोर करता है। तो ये सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ओरेकल आखिर कैसे किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है। तो ये सारे मतलब 10 पॉइंट्स यहाँ पे है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे है, ठीक है। ट्रांजेक्शन, लॉग्स, बैकअप, रिकवरी, ये 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पे राइट करने हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे केस स्टडी ऑफ ओरेकल की मैं बात करूँ कि किस तरीके से डेटा स्टोर होता है ओरेकल के आरडीबीएमएस में, तो टेबल्स, स्कीमा, ये सारे की पॉइंट्स आपको, की कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखने हैं जो कि यूज होते हैं ओरेकल के आरडीबीएमएस सिस्टम में। और इजी है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी। इंडेक्सेस आपको पता है, डेटा फाइल्स पता है, टेबल स्पेस हमने पहले देखा, नॉर्मलाइजेशन हमने बहुत डिटेल से देखा था, सेगमेंट्स यूनिट 4 में देखा, ट्रांजेक्शंस तो देखा, लॉग्स के बारे में पढ़ा, बैकअप रिकवरी के बारे में। तो ये सब उसी को बस एज अ थ्योरेटिकल फिर आपको लिखना है किस तरीके से डेटा आपका स्टोर होता है। तो ये हो गया आपका केस स्टडी ऑफ ओरेकल। और इसके बारे में डिटेल से देखना है तो और इन डेप्थ जा सकते हो, बट इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट 5 इस तरीके से कंप्लीट फिनिश, ठीक। तो फाइनली बात करें, हमने पूरा एंटायर सिलेबस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फिनिश कर लिया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, पाँचों यूनिट आपकी लिस्ट में मिल जाएगी। जाके आप एक्सेस करके इन डिटेल समझ सकते हो, कम समय में अच्छे से तैयार कर पाओगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से पूरा प्लेलिस्ट कवर करके जाते हो तो इतना मान के चलिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 60+ मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि सारा इंटायर सिलेबस, सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बहुत इन डेप्थ मतलब एनालिसिस करके सारे लेक्चर्स को मैं बनाया हूँ। तो जाके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे से एग्जाम दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो भी अदर सब्जेक्ट्स के रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो भी अपलोड कर दूंगा। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जो फाइनल जो नोट्स हैं ये आपके पाँचों यूनिट वेबसाइट पे अगेन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो लिखा है फ्री नोट्स अवेलेबल है, एक भी पैसा किसी को नहीं पे करना है, ठीक है। तो यही है, आपको किसी को पे नहीं करना है किसी को। तो जाके आप इसे क्या कर सकते हो, पीडीएफ नोट्स पे क्लिक करना। पीडीएफ नोट्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से कुछ सेक्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना और यहाँ से आप जो भी यूनिट्स आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे समझ रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी आपके यहाँ पे 5 मिनट है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँ ना करूँ आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।